Hello and welcome to Bimochana Edu. This is the series of Geography Optional and we are doing Climatology which is module 3 of our series. This is the continuation of our last class जहाँ पर हम लोग वेदर और क्लाइमेट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड क्लाइमेट को डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है वो क्लाइमेटोलॉजी का मोस्ट प्रिडिक्टिव टॉपिक है क्योंकि क्लासिफिकेशन के अंदर सिर्फ 3 ही टाइप के क्लासिफिकेशन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। एक कोपन क्लासिफिकेशन, एक थॉर्नवेट क्लासिफिकेशन, एक थेवर्दा क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये 3 ही क्लासिफिकेशन है जो पूछे जाते हैं। बट एज अ प्रॉमिस कि मैं आप लोगों को 100% एग्जाम बेस्ड स्टडी करवाऊंगा। ठीक है, तो हम लोग केवल और केवल उतना ही पढ़ेंगे जितना एग्जाम के लिए ज़रूरी है। बट इन दिस केस ऑफ कोपन्स क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम यहाँ आती है कि अगर मैंने आप लोगों को सिर्फ एग्जाम बेस्ड नोट्स तैयार करवाता हूँ तो आप लोगों को रियल एग्जाम के अंदर हो सकता है रट के डायरेक्ट लिख के आना पड़े, आप लोगों को चीज़ समझ में नहीं आएगी। ऊपर से इतने सारे डायमेंशंस पूछे जा सकते हैं कि कोई भी भरोसा नहीं है कि क्या पूछ लें, क्योंकि एक बार उन लोगों ने CS टाइप का क्लासिफिकेशन पूछ चुके हैं, 2 बार क्लासिफिकेशन पूछ चुके हैं। अब हम लोगों को अगर CS के बारे में अगर अकेला पढ़ा तो वो तो प्रीवियस ईयर का हो गया, लेकिन फ्यूचर में कोई भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि कौन सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज एक डिस्क्लेमर है कि भाई जिन लोगों को जितना एग्जाम बेस्ड अगर करना हो वो उतना एग्जाम बेस्ड कर सकते हैं, लेकिन मुझे डिटेल में बताना पड़ेगा। अब इस लेक्चर को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है क्योंकि समथिंग 2 से ढाई घंटे का लेक्चर हो जाता, लेकिन बिकॉज ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ द यूट्यूब मुझे सिर्फ 1 घंटे का लेक्चर बनाना है, तो मैं कुछ आज कराऊंगा और इसी का आधा पार्ट कल कराऊंगा। ठीक है, तो अगर आप भी चाहते हैं कि 100% एग्जाम बेस्ड अगर आप लोगों की स्टडी हो ज्योग्राफी ऑप्शनल के ऊपर, कोई भी इंटीग्रेशन ना हो जनरल स्टडीज या प्रीलिम्स का आपके नोट्स में, तो आप मेरी ये सीरीज विमोचना एडू के चैनल पर फॉलो कर सकते हैं, जहां पर हम लोग ये सेकंड लास्ट टॉपिक है हमारा क्लाइमेटोलॉजी कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, 2 से 3 वीडियो में हम लोगों का ये कंप्लीट हो जाएगा। नाउ आज का जो है अपना क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड क्लाइमेट, जिसके अंदर हम लोग आज कोपन्स क्लासिफिकेशन का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत जाना है और उतना भी वो नहीं है। ठीक है, और आप लोगों को मैंने एक प्रॉमिस किया था कि कोई भी जो क्वेश्चन होता है वो 4 पेजेस के ऊपर आप लोगों को लिखना नहीं होता, तो मैं आप लोगों को नोट्स सिर्फ 5 से 6 पेज के दूंगा। लेकिन इस केस में आप लोगों के नोट्स थोड़े से बड़े हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि डायमेंशंस बढ़ जाती हैं कि क्वेश्चन वो कहीं से भी पूछ लेगा। अगर एक डायमेंशन पे अगर आप लोगों को 2 पेज का भी अगर मटेरियल तैयार रहेगा तो आप कोई भी कर सकते हो। तो भाई डायमेंशंस का आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो कहाँ से पूछ ले कहाँ से नहीं पूछे। हाँ, बार बार जो रिपीट हो रहा है वो तो अपन उतना ही करेंगे जितना करने की जरूरत है, लेकिन जो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज हैं जो जो आ सकते हैं अपने, तो वो तो अपन को करने पड़ेंगे ना। तो आज का ये डिस्क्लेमर है कि भाई आप लोग ये चीज कर ले, आप लोगों को लगेगा नहीं कि भाई बड़ा है बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हो। मैंने आप लोगों को ऑप्शंस भी दे रखे हैं इसमें, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे तो आप लोगों को ऑप्शंस भी दिखाई देंगे कि क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले अपन लोग क्या देखते हैं, सिलेबस देखते हैं क्यों हम लोग क्यों कर रहे हैं। देखो सिलेबस के अंदर वेदर एंड क्लाइमेट वाला पोर्शन चल रहा है, जिसके अंदर हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे, कोपन्स, थॉर्नवेट, ट्रेवदा, क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड क्लाइमेट, ये अपना सब कुछ चलेगा। ठीक है, नाउ पेपर नंबर 2 के अंदर भी क्लाइमेटिक रीजन्स के बारे में बताया कि भाई कौन कौन से रीजन्स हैं, तो ये अपन क्या करेंगे इंटीग्रेट करते जा रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आएगा वैसे अपन लोग करते जाएंगे। PYQ में देखो मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ, देखो 1986 में कोपन, फिर ड्रॉबैक्स ऑफ द कोपन। ठीक है, फिर कोपन, इतना याद है मैंने इस पे 2 वीडियोस को बना रहा हूँ भाई, कोपन 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 कोपन। अब देखो 2024 तक में आ चुका है और ऊपर से जो थोड़ा सा पैटर्न है ना वो हल्का सा चेंज हुआ है। इनने क्या किया, पहले क्या करते थे डायरेक्ट कोपन का अगर पूछ लिया डायरेक्ट जो 20 मार्क्स का है, दैट मीन्स आज के हिसाब से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है ये। ठीक है, ये देखो 15 मार्क्स का क्वेश्चन पे मतलब 3 पेजेस का क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, ये 3 पेजेस का क्वेश्चन पूछ लिया, ये 4 पेजेस का क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन इसके अंदर उसने क्या किया, सेलिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछ ली CS टाइप्स की। ठीक है, बेसिस ऑफ द कोपन क्लासिफिकेशन पूछ लिया। कभी कभी ये इंटीग्रेट भी कर देते हैं थॉर्नवेट और कोपन को। ठीक है, तो इस तरीके से अपन कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है तो हम लोग सॉल्व करके आ पाएंगे। इस तरीके से हम लोग इसकी तैयारी करेंगे। ठीक है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि नहीं करना है। सबसे पहले अपन लोग देखते हैं क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो के अंदर क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंसेस बता दिए थे, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो आज अपन देखेंगे क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लाइमेट क्लासिफिकेशन क्या है, अब स्टार्ट करें अपन लोग, चलो स्टार्ट करते हैं। क्लाइमेट क्लासिफिकेशन एक सिमेट्रिक अरेंजमेंट है वर्ल्ड क्लाइमेट का बेस्ड ऑन मेजरेबल वेरिएबल्स। कौन कौन से, तो भाई कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिसको अपन मेजर कर सकते हैं, उसी पर उन लोगों ने क्या किया है, पूरा का पूरा वर्ल्ड क्लाइमेट को क्या कर दिया है, क्लासीफाई कर दिया। जैसे टेम्परेचर को आप मेजर कर सकते हो, प्रेसिपिटेशन,
इवेपोट्रांसपायरेशन और मॉइस्चर अवेलेबिलिटी। भाई ये 4 जो फैक्टर है ना, ये एग्जांपल दिए हैं, ये लगभग ये 4 फैक्टर है ना, इन्हीं के बेस पे पूरा का पूरा क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन कर दिया गया है वर्ल्ड के अंदर। भाई सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन किया था ना बहुत स्टार्टिंग में, वो किसने किया था भाई? कोपन ने। इसीलिए अपन लोग एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा कोपन का क्वेश्चंस आते हैं। कोपन ने 1918 में इसका पहले क्लासिफिकेशन कर दिया, फिर धीरे धीरे ये अपडेट होते हुए, ये धीरे धीरे अपडेट होते हुए 1936 तक इसका अपडेशन होता गया, क्योंकि भाई वो उनने पहले नॉर्मली देख लिया था एक छोटे से एरिया में, फिर बोल दिया कि भाई ये पूरे दुनिया में होता है। फिर धीरे धीरे अपडेशन हुआ 1980, 36, 56 इस तरीके से होते गए। इनने क्या किया भाई? इनने कुछ जो फैक्टर्स लिए वो कौन कौन से लिए क्लासिफिकेशन में? एक तो लिया टेम्परेचर, कि भाई टेम्परेचर कैसा है उस इलाके का, और प्रेसिपिटेशन एवरेज कितना है उस इलाके में। मतलब सीधा सीधा अगर मैं कोपन की बात करूंगा तो सिर्फ इनने 2 ही फैक्टर लिए जिसमें वो टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन की बात कर रहे हैं कि भाई इस एरिया में टेम्परेचर कितना होगा, प्रेसिपिटेशन क्या होगा। दैट मीन्स दिमाग में रखना, ये हमारा लैटिट्यूड पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि लैटिट्यूड पर ही तो आप लोगों के टेम्परेचर वेरिएशंस होते हैं, है कि नहीं? उसी टाइम पर आप लोगों के प्रेसिपिटेशन होता है कि नहीं? तो मतलब इक्वेटर पे कितना होगा, 30 डिग्री पे कितना हो गया, 60 डिग्री पर कितना हो गया, 90 डिग्री पर कितना हो गया। तो बस वही है, टेम्परेचर ज़्यादा टेम्परेचर कम ऐसे अपना घटता चला जाएगा। तो उनने पूरा का पूरा क्या किया, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन एवरेज के ऊपर ये डिपेंड हो गए, और पूरा का पूरा वाटर बैलेंस अप्रोच को इग्नोर कर दिया इनने। पूरा का पूरा वाटर बैलेंस अप्रोच जो आप लोगों को याद होगा, जब मैंने वाटर साइकिल पढ़ाई थी तो मैंने आपको थॉर्नवेट बताया था, तो उसके अंदर मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि भाई ये प्रेसिपिटेशन के ऊपर पूरा का पूरा डिपेंड करता है, वाटर साइकिल के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कोपन ने वाटर बैलेंस अप्रोच को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। ये चीज दिमाग में रखना, है कि नहीं? ये सिर्फ अपन इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, अभी याद रखना ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है अपना। तो अब 1936 तक था, तो फिर 1948 में कौन आ गए अपने? CW थॉर्नवेट। कौन आ गए? थॉर्नवेट आ गए। थॉर्नवेट बोलते हैं इसको, वैसे मैं थॉर्नवेट बोलता हूँ, ठीक है। ये एक अमेरिकन क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे जिन्हें प्रपोज किया था एक रैशनल और साइंटिफिक क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एवेपो ट्रांसपायरेशन। ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जब मैं आप लोगों को थॉर्नवेट के क्लासिफिकेशंस के बारे में जानकारी दूंगा। वैसे जो लोग मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों ने जब मेरा वाटर साइकिल पढ़ा था, ठीक है, तो उस टाइम पे भी मैंने ये चीजें बताई थी, ठीक है। इनने क्या देखे थे? 2 चीजें देखी थी, एक पोटेंशियल एवेपोट्रांसपिरेशन और मॉइस्चर इंडेक्स। इस चीज के ऊपर डिपेंड किया था, मेकिंग इट मोर क्वांटिटेटिव, हाइड्रोलॉजिकली मीनिंगफुल एंड फिजियोलॉजिकली रिलेवेंट, जहां पर जो अवेलेबल थे, ठीक है। नाउ आई एम सॉरी, थ्योरेटिकल बैकग्राउंड एंड एवोल्यूशन। भाई देखो स्टार्टिंग कहां से हुई, किस तरीके से चल रहा है, अभी भी अपन किस तरीके से इसको डेवलप करते जा रहे हैं, वो देखो। भाई थिंकर्स, ईयर्स और कंट्रीब्यूशन। भाई सबसे पहले कौन थे? हमारे कोपन थे। 1918 में कोपन लेकर आए थे। इनने क्या किया था? क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन किया था बेस्ड ऑन टेम्परेचर एंड वेजिटेशन। किसके ऊपर? टेम्परेचर और वेजिटेशन के ऊपर डिपेंड होकर इनने क्लासिफिकेशन किया था, किसका? पूरे क्लाइमेट का। दूसरे थे थॉर्नवेट। थॉर्नवेट 1931 में ही इनने बात करना चालू कर दी थी। 1936 में भी तो वो कर रहे थे ना कोपन का, तो थॉर्नवेट ने 1931 में ही इसको चालू की थी और इंट्रोड्यूस किया था प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस इंडेक्स। क्या? प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस इंडेक्स। भाई देखो मैंने जब आप लोगों को बताया था तो थॉर्नवेट में सिंपल था। देखो वैसे तो मैं आगे बताने ही वाला हूँ, लेकिन मोटा मोटा जो लोग नए आए हैं उन लोगों को मैं मोटा मोटा बता दूं कि क्या होता है। भाई प्रेसिपिटेशन तो हो रहा है किसी भी जगह पर, मान लो मेरा इंडिया है, मेरा भारत देश महान है, यहाँ पर अगर प्रेसिपिटेशन हो रहा है, ठीक है, तो वो तो चीज अच्छी है कि भाई मानसून आ रहा है हमारा, तो वो हो गया। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि प्रेसिपिटेशन किस टाइम हो रहा है और कितनी इफिशियंसी में हो रहा है ना। तो वही इसकी इफेक्टिवनेस होती है कि भाई कितनी जगह, मान लो बड़ा मानसून आ रहा है मेरे यहाँ और मान लो बड़ा एक इलाके में बहुत ज्यादा बारिश हो गई, या फिर मानसून तो आ रहा है लेकिन हो सकता है वो 4 महीने लेट आया, 2 महीने लेट आया, 1 महीने लेट आया, जितना भी है, लेकिन इफेक्टिवनेस पे भी तो डिपेंड करेगा ना। तो इसीलिए थॉर्नवेट ने क्या किया? इंट्रोड्यूस किया प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस इंडेक्स, ठीक है। अब अगली बार 1948 में थॉर्नवेट लेकर आए क्या? इनने पूरा का पूरा क्या किया? रिवाइज कर दिया क्लासिफिकेशन को। क्या किया? पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन को रिवाइज कर दिया बेस्ड ऑन वाटर बैलेंस अप्रोच यूजिंग PET, मतलब प्रेसिपिटेशन इवेपो ट्रांसपायरेशन इंडेक्स के द्वारा। इंडेक्स प्रेसिपिटेशन इवेपो ट्रांसपायरेशन से इन्होंने क्या किया? पूरा का पूरा क्या कर दिया? क्लासिफाई कर दिया। जो लोग नए आए हैं उन लोगों को नया लग रहा होगा, तो वो जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो होगा ना, उसमें वो मैं थॉर्नवेट का कराने ही वाला हूँ। और जो लोग पुराने आए हैं उन लोगों को मैंने पहले ही बोला था, आप लोगों को लास्ट वीडियो में बोला था कि आप लोग प्लीज रिवाइज करके आना, जिससे हम लोग आगे ये चीजें
देख पाए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज मैथर एंड थॉर्नवेट। 1955 में मैथर एंड थॉर्नवेट लेके आए थे, इंप्रूव किया इनने मेथडोलॉजी एंड इंट्रोड्यूस किया क्लाइमेटिक वाटर बैलेंस कंसेप्ट को, ठीक है। अब ये तो मैंने मोटा मोटा बताया, लेकिन ये चीज जो एग्जाम में आज तक पूछी नहीं गई, हमारे सिलेबस तक में नहीं है, तो हम लोग इस चीज को क्यों ज्यादा दिमाग लगाएं, है ना। ये क्या कर रहे हैं अपन लोग, सिर्फ एग्जाम में मार्क्स ज्यादा लाने के लिए क्या कर रहे हैं, अपने थिंकर्स के नाम दिमाग में रख रहे हैं कि भाई कोपन हो गया, थॉर्नवेट हो गया, थ्रेवर्दा भी नाम लिख देना एक बाद में, जब अपन थ्रेवर्दा का क्लासिफिकेशन देखेंगे तो, है ना। क्योंकि इससे जो 2024 में जो क्वेश्चन आया था उससे पहले थ्रेवर्दा के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, समझ में आया ना। नाउ अब स्टार्ट करते हैं, जो आज का मेन टॉपिक है कोपन्स क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। क्या, कोपन का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। इनका पूरा नाम था व्लादिमीर कोपन, व्लादिमीर पुतिन याद है तो व्लादिमीर कोपन याद नाम है इनका। 1946 से 1940 तक ये रहे थे, 1846 से 1940 तक रहे थे। ये जर्मन क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, याद रखना, जर्मनी से रिलेटेड थे, तो आप लोगों को थोड़ा सा उसके जो सिंबल समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। जर्मन क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे और बॉटनिस्ट थे। अब आप एक चीज देख पा रहे हो भाई, ये क्लाइमेटोलॉजिस्ट और बॉटनोलॉजिस्ट है, कोई जियोग्राफर इसको नाम नहीं दिया गया था। जब मैं आप लोगों को ह्यूमन ज्योग्राफी बताऊंगा ना, आप लोगों को ये चीज समझ में आएगी कि अप्रोचेस कैसे इंक्रीज होते हैं, समझ में आया ना। अब यहाँ से याद रखना कि व्लादिमीर कोपन जो है जर्मन क्लाइमेटोलॉजिस्ट और बॉटनिस्ट थे। इनने क्लासिफाई किया था सबसे पहले फर्स्ट 1900 में किया था, फिर धीरे धीरे क्या किया 1918 में इसको रिवाइज कर दिया, फिर 1931 में फिर से रिवाइज कर दिया। किसके साथ मिलकर, जिगर के साथ मिलकर। किसके साथ मिलकर, जिगर के साथ मिलकर। 1900 में तो ये लेके ही आए थे पहली बार, लेकिन 1918 में इन्हें रिवाइज किया, फिर 1931 और 1936 में इन्हें क्या किया, जिगर के साथ मिलकर इसको थोड़ा सा क्या किया, मॉडिफाई कर दिया इस चीज को। क्यों भाई, स्टार्टिंग की कोई भी चीज बनती है तो क्या करते हैं, उसमें कई चीजें इग्नोर कर दी जाती है, कई चीज नहीं की जाती। मैं आपको इसमें डायग्राम दिखाऊंगा, समझ में आएगा आपको। वॉज अब क्या कहते हैं, ये पहले थे जो इंपेरिकल ग्लोबल क्लाइमेट क्लासिफिकेशन इनने बात की थी। इनका गोल क्या था भाई, क्यों कर रहे थे ये क्लासिफिकेशन भाई, सबसे पहले टू कोरिलेट द क्लाइमेट विद द वेजिटेशन। क्या, ये बॉटनिस्ट थे तो इनको वेजिटेशन पे दिमाग लगाना था कि भाई यहाँ पर इतने सारे पेड़ क्यों हैं, यहाँ पर आप लोगों की घास क्यों है, यहाँ पर आप लोगों के श्रब्स क्यों हैं। तो इस तरीके से वो क्या कर रहे थे, क्लाइमेट को कोरिलेट कर रहे थे वेजिटेशन के साथ। तो याद रखना, जब भी हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड बात करेंगे, जब हम वेजिटेशन से रिलेटेड बात करेंगे, तब भी आप लोगों को कोपन का नाम दिमाग में रखना है कि भाई इनने क्या किया, क्लाइमेट को वेजिटेशन के साथ कोरिलेट किया। वेजिटेशन इज अ विजिबल एक्सप्रेशन ऑफ द क्लाइमेट। वेजिटेशन क्या है, इनने बोला था कि वेजिटेशन क्या है, एक विजिबल एक्सप्रेशन है क्लाइमेट का। अप्रोच क्या था भाई इनका, भाई ऐसे कैसे कर लिया, पहली बात तो एम्पेरिकल अप्रोच था। इनने क्या किया, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन डाटा का यूज किया, फिर उससे पता किया कि भाई क्या क्लासिफिकेशन हो सकता है। बस इनने वेजिटेशन देखते गए और देखते गए कि इस जगह पर प्रेसिपिटेशन कितना होता है, टेम्परेचर कितना होता है। वाटर साइकिल का दिमाग नहीं लगाया इनने, बस इन्हें देखा हाँ भाई, तो इन्हें क्या किया, उसका पूरा का पूरा क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया। फाउंडेशनल कीवर्ड अगर बात करोगे तो क्या करोगे, एम्पेरिकल अप्रोच क्या होता है भाई, इनने मेजरेबल डाटा देखा। मैंने बोला ना एम्पेरिकल अप्रोच है, तो इनने क्या किया, डाटा मेजर किया भाई, टेम्परेचर मेजर किया, प्रेसिपिटेशन मेजर किया, तो अब ऐसे बात है, तो इसीलिए इसको एम्पेरिकल अप्रोच बोल रहे हैं। क्लाइमेटिक रीजन्स किसको बोलते हैं, ड्राइव, वेट आई एम सॉरी फॉर दैट, आई एम सॉरी, ओल्ड पीसी है, चक्कर में बार बार इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। चलो स्टार्ट करते हैं, कहाँ थे अपन लोग, क्लाइमेटिक रीजन ड्राइव फ्रॉम द एक्चुअल वेदर रिकॉर्ड। कहाँ से आया ये, बिल्कुल जो एक्चुअल वेदर रिकॉर्ड्स है ना, कोई प्रेसिपिटेशन से नहीं आया कि भाई जैसे भी वेदर रही है उससे आया है, उससे लिया गया क्लाइमेटिक रीजन। वेजिटेशन कोरिलेशन क्या होता है भाई, बायोलॉजिकल वैलिडेशन ऑफ द क्लाइमेट बाउंड्रीज, बायोलॉजिकल वैलिडेशन ऑफ द क्लाइमेट बाउंड्रीज को क्या बोलते हैं, वेजिटेशन कोरिलेशन। थिंकर अगर लिंक करना हो आप लोगों को, तो कोपन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द डी कैंडोलेस वेजिटेशन जोन। इनने, अब एक बार अपने आप से सपना तो आ नहीं जाएगा इनको, तो इनने क्या किया, इनने इन्फ्लुएंस लिया किसके द्वारा, डी कैंडोल्स का वेजिटेशन जोन के साथ। 1855 में इनने क्या वेजिटेशन जोन बना दिए थे, बाद में गाइड किया इनको, गाइडेड बाय दी थॉर्नवेट का थ्योरेटिकल क्रिटिक ऑफ 1948। तो क्या हुआ, जो थॉर्नवेट ने जो जितने भी क्रिटिक दिए इनको कोपन्स को, उससे भी इनने हेल्प ली, तभी तो धीरे धीरे 56 57 तक इनके क्लासिफिकेशन होते गए। दूसरे केवल यही नहीं, नॉर्मली अपने जिगर वगैरह भी करते गए नॉर्मली, क्योंकि 1940s में तो ये ऊपर चले गए थे, ठीक है। नाउ बेसिस ऑफ द कोपन्स क्लासिफिकेशन, भाई इनने वही चीजें 2 से 3 चीजें ली है, देखो
दो चीज तो कंफर्म थी कि टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन लिया, लेकिन ये लिंक कर रहे थे वेजिटेशन को, तो इसीलिए कोपन का पहली बात तो पैरामीटर कितने यूज किए ना, 3 पैरामीटर यूज किए। कितने पैरामीटर यूज किए? 3 पैरामीटर यूज किए। फैक्टर्स तो 2 ही हो गए अपने, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन। पैरामीटर्स कितने हुए? 3। कोपन ने क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द मीन मंथली टेम्परेचर एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन। टेम्परेचर कितना होना चाहिए? मंथली होना चाहिए, और जो प्रेसिपिटेशन होना चाहिए वो एनुअल होना चाहिए, रिफ्लेक्टिंग द एनर्जी एंड मॉइस्चर बैलेंस ऑफ द पैलेस। तो कितना भी मतलब ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आप लोगों का एनर्जी और मॉइस्चर बैलेंस कितना है उस जगह पर, ठीक है। पैरामीटर्स, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड्स की अगर मैं बात करूं, पैरामीटर, डिस्क्रिप्शन एंड कीवर्ड्स। वेट, तो पैरामीटर पहला है टेम्परेचर। डिस्क्रिप्शन में अगर बात करोगे तो मंथली मीन टेम्परेचर स्पेशली कोल्डेस्ट एंड वार्मेस्ट वन, भाई सबसे ठंडा महीना कौन सा है और सबसे गर्म महीना कौन सा है उस पर ये डिपेंड करता है। कीवर्ड याद रखोगे, क्या रखोगे? थर्मल थ्रेशोल्ड। क्या रखोगे? थर्मल थ्रेशोल्ड। दूसरा है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मतलब एनुअल टोटल। एनुअल टोटल कितना है और सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन कितना है। एनुअल टोटल कितना है और सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, इस पर ये डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट कीवर्ड जो है इसके अंदर मॉइस्चर अवेलेबिलिटी की बात कर रहा है। वेजिटेशन, भाई वेजिटेशन तो आप लोगों को पता है क्लाइमेटिक इंडिकेटर है जो मैंने अभी बोला था, और बायो क्लाइमेटिक लिंक के बारे में ये बात कर रहा है, ठीक है। अब ये चीज अगर आप लोगों को अपने नोट्स में लिखनी है ना, तो सिर्फ आप ये 3 चीज लिख लेना। पैरामीटर्स में हो जाएगा टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, वेजिटेशन, और ये चीज ब्रैकेट में लिख लेना उसके, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताते आ रहा हूँ कि आप लोगों को नोट्स में कैसे लिखने हैं। क्या लिखोगे? देयर आर 3 पैरामीटर्स यूज्ड बाय दी, मैं लाइन में बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लो। देयर आर 3 पैरामीटर्स यूज्ड बाय द कोपन्स कोपन, नेमली प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर, वेजिटेशन। प्रेसिपिटेशन के ब्रैकेट में लिखना एनुअल टोटल एंड सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन। टेम्परेचर में लिखना मंथली मीन टेम्परेचर स्पेशली कोल्डेस्ट एंड वार्मेस्ट मंथ। वेजिटेशन में लिखना क्लाइमेटिक इंडिकेटर। बस इतना ही बहुत है, उससे आना जरूरत नहीं है। बाकी की एक लाइन और लिख सकते हो, रिफ्लेक्टिंग द एनर्जी एंड मॉइस्चर बैलेंस ऑफ द प्लेस, ठीक है। ये समझ में आया ना? फालतू में लाइन मत बढ़ाओ, इतना ही ठीक है। सेकेंड इज फंडामेंटल टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन थ्रेशोल्ड। फंडामेंटल टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन थ्रेशोल्ड। अब क्या करेंगे अपन, पूरा का पूरा इसको थोड़ा सा डिटेल में जाते जाएंगे। तो क्या किया, कोपन ने 5 सिंबल्स लिए, 5 सिंबल्स लिए, याद रखना कोपन ने 5 सिंबल्स लिए। ये कोई नंबरिंग नहीं है ABCD, इनने सिंबल्स थे इसके। एक था ABCDE, याद रखना नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर। क्या? नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर पे ये दोनों ही सेम रहने वाले हैं। जैसे अगर मैंने बोला E है, मान लो E है, ठीक है। मैं अभी आपको डायग्राम दिखाता हूँ, ये रहा देखो, अभी दिखाता हूँ, पहले आपको दिखा देता हूँ। नॉर्मली चलो A से स्टार्ट करते हैं। अपन लोग कैसे करेंगे? A से स्टार्ट करेंगे। A को इन्होंने बोला है ट्रॉपिकल रीजन। क्या बोला है? ट्रॉपिकल रीजन। अब ट्रॉपिकल रीजन में क्या हो जाएगा भाई, ट्रॉपिक्स पर क्या होंगी? बारिश होगी। मैंने क्या बोला था, 2 चीजें होंगी, एक जहां पर टेम्परेचर हाई होगा, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है ना कोपन का। दूसरा जो प्रेसिपिटेशन पर डिपेंड कर रहा है। 2 फैक्टर लिया ना, किस पे लिया? एक टेम्परेचर को और प्रेसिपिटेशन को। तो अगर मैंने कहीं भी A लिखा, A का मतलब है ट्रॉपिकल रेनी। क्या बोलेंगे? ट्रॉपिकल रेनी। क्राइटेरिया क्या होगा भाई? मीन टेम्परेचर जो होगा ना वो कोल्डेस्ट मंथ का 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए। कितना होना चाहिए? मतलब जितना ठंडे से ठंडा महीना होगा ना, उसमें मेरा एवरेज टेम्परेचर, मीन टेम्परेचर जितना होना चाहिए वो 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए। याद रखना, है कि नहीं है? तो एग्जाम्पल के तौर पर अमेजन बेसिन, ट्रॉपिकल रेनी कहाँ होता है भाई? अमेजन पे आपको ट्रॉपिकल इलाका देखने को मिलता है। ये समझो, नॉर्मली मोटा मोटा ये समझो कि ए वाला रीजन जो मेरे को मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? अमेजन पर मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे ट्रॉपिकल एरिया है पूरा और रेनी एरिया। अब मैं बताता हूँ क्या होता है ट्रॉपिकल रेनी। देखो ये वाला, ये दिख रहा है ना आप लोगों को, ये मेगा थम जिसको बोल रहे हैं, इस इलाके में आप लोगों को, मैं अगर यहाँ पे आपको डबल डायग्राम दिखाऊं तो ये देखो, यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिलता है? ये वाला इलाका, ये वाला इलाका, ये क्या अमेजन वाला इलाका है ना नॉर्मली। तो यहाँ पर क्या होगा? हमेशा आप लोगों को बारिश देखने को मिलेगी और आप लोगों को टेम्परेचर भी हाई देखने को मिलेगा। तो नॉर्मली आप ये चीज समझो, इमेजिन करते जाओ इस चीज को, ठीक है। तो अमेजन बेसिन। दूसरा है ड्राई क्लाइमेट। ड्राई क्लाइमेट कहाँ होगा आप लोगों का? सहारा और राजस्थान, मतलब लगभग 30 डिग्री के आसपास, है कि नहीं? मैंने आप लोगों को बताया था ड्राई रीजन। तो मतलब यहाँ पर क्या होगा भाई? पहली बात तो बी अगर कहीं भी लिख रहा हूँ मैं, उसका मतलब होता है ड्राई क्लाइमेट। क्या होगा? ड्राई क्लाइमेट। इसको सिंबल बी से रिप्रेजेंट किया है कोपन ने। तो अब अगर ड्राई है तो उसका मतलब इवेपोरेशन प्रेसिपिटेशन से ज्यादा होगा, है ना। जितनी ज्यादा बारिश होगी उससे ज्यादा तो क्या होगा? वो उसका इवेपोरेशन
हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर सहारा और राजस्थान का इलाका, राजस्थान का सहारा इलाका, ठीक है। सी है वार्म टेम्परेचर, मतलब गर्म टेम्परेचर, वार्म रहेगा हमेशा, वार्म टेम्परेट, सॉरी आई एम सॉरी, वार्म टेम्परेचर। तो याद रखना ये मेरा क्या चलता जा रहा है ऊपर, कहाँ से, इक्वेटर से लेकर पोल की तरफ हम लोग जाते जा रहे हैं। कहाँ तक जाते जा रहे हैं, इक्वेटर से पोल की तरफ जाते जा रहे हैं। तो ये कितना रहेगा मेरा 0 से 30, ये रहेगा मेरा 30 से 60, ये रहेगा मेरा सॉरी आई एम सॉरी, ये 30 हो गया, ये फिर हो जाएगा 30 से 60, टेम्परेट है ना, टेम्परेट 30 से 60 होता है, और ये हो जाएगा 60 से 90 के आसपास मान लो लगभग, ये पूरा 90 हो जाएगा ये वाला इलाका। तो ये दिमाग में रखना, ठीक है। हो जाएगा मेरा वार्म टेम्परेट, मतलब कोल्डेस्ट मंथ कितना होगा मेरा 30 डिग्री से लेके 18 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, -30, सॉरी आई एम सॉरी फॉर दैट, कितने से कितना, -30 से लेकर 18 तक हो सकता है। कितना हो सकता है, -30 से लेके 18 तक हो सकता है। क्यों, 18 के बाद तो आप लोगों का ट्रॉपिकल आ गया ना, इसीलिए क्या बोलते हैं, कोल्डेस्ट मंथ जो होगा -30 से 18 तक रहेगा। कौन सा इलाका रहेगा, एग्जाम्पल के तौर पे मेडिटेरेनियन इलाका। मेडिटेरेनियन इलाका मैंने आप लोगों को पहले बताया था, मैं अभी आपको मैप में भी बता दूंगा कि ये वाला इलाका है, वैसे भी आप समझ जाओगे कि ये वाला इलाका होता है। नेक्स्ट इज कोल्ड स्नो फॉरेस्ट। क्या है, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट, डी है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट। कहाँ होगा, बिल्कुल कोल्डेस्ट मंथ जो होगा ना मेरा, -30 से नीचे नहीं जाना चाहिए टेम्परेचर। कितना नहीं जाना चाहिए, -30 से नीचे नहीं जाना चाहिए। अब इसी के अंदर गर्म से गर्म महीना जो होगा ना, वो भी मेरा 10 डिग्री से ऊपर नहीं जाना चाहिए। क्या बोल रहा हूँ मैं, -30 से नीचे नहीं जाना चाहिए, और 10 डिग्री से ऊपर नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल गर्म से गर्म महीने में, उसको बोलते हैं कोल्ड स्नो फॉरेस्ट। क्यों, अभी अपन लोग पोल पे नहीं पहुंचे, हमेशा जमा नहीं है, कभी कभी कम होता है, कभी। फॉर एग्जाम्पल साइबेरिया और कनाडा, क्या, साइबेरिया और कनाडा। नेक्स्ट इज ई को क्या बोलेंगे, पोलर रीजन। क्या बोलेंगे, पोलर रीजन। तो मतलब वार्मेस्ट मंथ, वार्मेस्ट मंथ क्या होगा, 10 डिग्री से भी नीचे रहेगा, बिल्कुल गर्म से गर्म महीना भी 10 डिग्री से नीचे रहेगा। कोल्डेस्ट तो भाई माइनस में कितना ही पहुंच जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, मेरा इलाका हो गया एग्जाम्पल के तौर पर ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड का इलाका हो गया, ठीक है, पोलर रीजन। अब देखो, अब रीजन तो मैंने बोल दिया, इनने क्या बोल दिया, सिंबल रिप्रेजेंट कर दिया कि भाई ये है। तो ये जो मैंने बोला रीजन वाले, तो अगर पोलर टाइप का अगर मुझे ग्रीनलैंड पे देखने को मिल जाएगा कि ऐसा सेम वार्मेस्ट मंथ मेरा 10 डिग्री से नीचे भी नहीं जा रहा है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, भाई पोलर है। ऐसा नहीं बोला कि मैंने पूरी की पूरी उसको लैटिट्यूड वाइज नहीं बांटा है, तो बस मोटा मोटा बांटा है। मैंने बोला ना, ये धीरे धीरे 1900 से लेके 1936 तक ये क्या हुआ, अपडेट होता गया। समझ में आई ना ये वाली बात, नॉर्मली याद हो गया ना ये चीज। तो ये आप आराम से अपने में राइट डाउन कर सकते हैं अपने उसके अंदर, नोट्स के अंदर, ठीक है। अब इसको अगर मैं उसमें बात करूं, तो कोपन के क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन की मैं बात करूं, तो 0, 20, 30, 60, ये क्या हो गया, ओवर 90 मान लो पूरा का पूरा। तो जो मेरा 0 डिग्री है ना, उसको मैं बोलूंगा मेगा। क्या बोलूंगा, मेगा। क्या बोलूंगा, मेगा। और जो फिर 20 है उसको बोलूंगा ड्राई एरिड। क्या बोलूंगा, ड्राई एरिड। फिर 30 को बोलूंगा मैं क्या, मीजो। क्या बोलूंगा, मीजो। ये इलाके हैं, ये वाला जो इलाका है ना, इसको मेगा, फिर ये ड्राई एरिड, फिर ये मीजो, फिर ये माइक्रो। क्या बोला, ये वाला इलाका, मतलब ए जो 0 से 20 तक का इलाका क्या हो जाएगा मेरा, मेगा, फिर अपना ड्राई एरिड, फिर मीजो, फिर माइक्रो। समझ में आया ना ये वाली बात। तो ए को मैं क्या बोलूंगा, मेगा थर्म। क्या बोलूंगा, मेगा थर्म। क्यों, थर्मल है ना, जहां पर टेम्परेचर जाना है ना, तो उसको बोलूंगा मेगा थर्म। बी को बोलूंगा ड्राई एरिड। एरिड क्यों भाई, एयर से रिलेटेड है, बारिश होती नहीं है, तो इसीलिए मैं ड्राई एरिड बोलूंगा बी को। सी को बोलूंगा मीजोथर्म। क्या बोलूंगा, मीजोथर्म, ठीक है। अगला डी को बोलूंगा माइक्रोथर्म। क्या बोलूंगा, माइक्रोथर्म, ठीक है। और ई को बोलूंगा हेकिस्टोथर्म। क्या बोलूंगा, हेकिस्टोथर्म। क्या बोलूंगा, हेकिस्टोथर्म। अब बोलोगे कि इसमें क्या, आप बोल दे रहे हो कि तो उसका क्लाइमेट कैसा होगा। देखो सबसे पहले समझो, ए पर जो क्लाइमेट होगा वो क्या होगा मेरा, ट्रॉपिकल होगा, है कि नहीं। रीजन कौन सा हो गया, ट्रॉपिकल रीजन हो गया। तो ट्रॉपिकल रीजन में क्या बोलूंगा मैं को, मेगाथर्म। फिर बी जो है ड्राई क्लाइमेट होगा। ड्राई क्लाइमेट मैंने आपको बताया था, ये चीज हो गई, देखो ये ड्राई क्लाइमेट हो गया, है कि नहीं है। तो ट्रॉपिकल ड्राई क्लाइमेट। सी जो हो गया मेरा वार्म, तो सी हो गया वार्म, डी हो गया कोल्ड, और ई हो गया पोलर। तो बस वही चीज लिखी हुई है मैंने, ठीक है। सी को वार्म, डी को कोल्ड, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट। क्या, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट। और ई को क्या बोल रहा हूं मैं, कोल्ड क्लाइमेट बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं, कोल्ड क्लाइमेट। एग्जाम के अंदर आप एग्जैक्ट ये वाला डायग्राम बनाकर आ सकते हो अगर आप ये वाली चीज लिख रहे हो तो, ठीक है। क्या बोल रहा, क्योंकि फंडामेंटल टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन थ्रेशोल्ड लिख रहे हैं ना अपन लोग, तो उसके अंदर आप ये वाला डायग्राम बनाकर आ सकते हो। जिन लोगों को ये चीज समझ में आ गई है तो कमेंट सेक्शन में एक बार ओके लिख देना टाइम स्टैम्प के साथ। आपको कहीं भी ये चीज नहीं मिलेगी एग्जाम में से, याद रखना।
अगर नहीं भी आई है तो मुझे एक बार अपने सजेशंस जरूर देना। नाउ सेकेंडरी सब डिविजन। सेकेंडरी सब डिविजन, अब देखो अभी तक मैंने क्या बताया आप लोगों को, ए बी सी डी ई बता दिया। अब बहुत सारे इसके अंदर भी तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। मान लो मेरा ट्रॉपिकल इलाका है, ठीक है, ट्रॉपिकल इलाका। अब ट्रॉपिकल इलाके के अंदर मैंने बताया कि भाई यहाँ पर कोई भी ड्राई सीजन नहीं होता है, मतलब हमेशा बारिश होती रहती है, तो उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, मैं उसको करूंगा ट्रॉपिकल एफ, इस तरीके से कर दूंगा। अगर मैंने बोल दिया कि भाई इसमें समर जो होती है वो ड्राई होती है, तो मैं क्या करूंगा, ए एस कर दूंगा। अगर मैं बोलूंगा कि जो ट्रॉपिकल इलाके में ही अगर मेरा विंटर ड्राई होती है तो मैं ए डब्ल्यू कर दूंगा। तो इसीलिए सेकेंडरी और टर्सरी, सेकेंडरी जो है अपन लोगों ने सेकेंडरी डिवीजन करके रखा हुआ है। अब सेकेंडरी डिवीजन भी हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने क्या, कोपर ने क्या किया है, किस पर किया है, बेस पर, एक प्रेसिपिटेशन पैटर्न पर और एक टेम्परेचर रेंज पर। अब एक दो जो छोटी चीज है वो उन लोगों ने स्पेशल नोट्स दे दिए हैं कि भाई ये चीजें भी होती हैं, ठीक है। अब प्रेसिपिटेशन में ये सिंबल्स ही हैं जो आप लोगों को याद रखना है। याद रखना आप लोगों के मुंह पर रटे होने चाहिए कि एफ का मतलब क्या है, डब्ल्यू का मतलब क्या है, स्मॉल। और याद रखना अगर मैंने कैपिटल बोला है तो वो कैपिटल ही लिखोगे, जो स्मॉल बोला है वो स्मॉल ही लिखोगे। समझ में आई ना ये वाली बात। तो अभी तक जो पूरा जो मेन जो थे वो हम लोगों के कैपिटल थे, कैपिटल ए बी सी डी ई, और जो अपने अपने जो सेकेंडरी आ रहे हैं वो आप लोगों को क्या रहेंगे, स्मॉल रहेंगे। याद रखना ये चीज है नॉर्मली, ठीक है। तो एफ को अपन लोग क्या बोल रहे हैं, एफ का मतलब हो गया नो ड्राई सीजन। क्या बोलेंगे, नो ड्राई सीजन, मतलब इस टाइम पर कोई भी ड्राई सीजन नहीं होने वाला, पूरी साल आप लोगों की बारिश होती रहेगी। अब पूरी साल बारिश होती रहेगी। अब आप लोग बोलोगे अरे सर इसको हम लोगों को तो कंफ्यूजन हो रहा है, कैसे करेंगे। भाई देखो एफ का मतलब होता है फुल रेन, ठीक है, फुल रेन, तो इसका मतलब पूरी टाइम, फुल का मतलब पूरे टाइम। तो इसको अपन इसी तरीके से लेंगे, लेकिन कोपन जो थे उनने इस तरीके से बोला था, इसलिए अपन लोगों को एग्जाम के अंदर लिखना पड़ेगा। तो ये आपको याद करने के लिए ये रखना कि पूरा टाइम फुल रेन होती रहेगी, तो नो ड्राई सीजन, तो मतलब एस हो गया, एफ हो गया। फिर ड्राई समर रहेगी, तो समर का ड्राई समर हो गया, विंटर का ड्राई विंटर हो गया। समझ में आया ना, विंटर का ड्राई विंटर हो गया, मतलब विंटर में आप लोगों की बारिश नहीं होगी, समर में बारिश होगी। उल्टा चल रहा है ये चीजें, याद रखना। बारिश प्रेसिपिटेशन की बात कर रहा है, लेकिन प्रेसिपिटेशन कब नहीं होगा, प्रेसिपिटेशन कब नहीं होगा उस पर बेस्ड उसने क्या रख दिया है, उसका सिंबल का नाम रख दिया है। ये दिमाग में रखना आप लोग, उल्टा है ना इसमें। तो ड्राई ड्राई, तो ड्राई समर होगा तो एस है, ड्राई विंटर होगा तो स्मॉल डब्ल्यू है। स्मॉल चल रहा है सब कुछ। एम है तो एम तो सिंपल हो गया आप लोगों का, स्मॉल है मॉनसून वाला, इन्फ्लुएंस ट्रॉपिकल क्लाइमेट, इन्फ्लुएंस ट्रॉपिकल क्लाइमेट, तो मॉनसून हो गया। अगर मैंने बोल दिया कि ट्रॉपिकल इलाका है, अगर मैंने एम लिख दिया तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, मेरा सीधा सीधा मॉनसून से डिपेंड करेगा। नेक्स्ट इज कैपिटल टी, याद रखना कैपिटल टी, स्मॉल टी नहीं, कैपिटल टी। कैपिटल टी क्या होगा, ये देखो ये सीजनल वाली बात हो गई। ये जो चार जो थे स्टार्टिंग के जो स्मॉल थे वो सीजनल बात हो गई कि भाई एक तो मेरा फुल मतलब हमेशा बारिश होती रहेगी, एस मतलब समर ड्राई होगा, डब्ल्यू मतलब विंटर ड्राई होगा, एम मतलब सीजनल वेरिएशन होगा, ठीक है। लेकिन कैपिटल टी और कैपिटल एस है ना, वो अपने डिपेंड करते हैं इलाके पर। एक तो टुंड्रा, टी कैपिटल टी का मतलब हो गया टुंड्रा, मतलब वार्मेस्ट मंथ जो होगा ना वो 0 से 10 तक ही रह सकता है। क्या रख सकता है, 0 से 10 तक रह सकता है, उसको बोलेंगे अपन टुंड्रा। और कैपिटल एस जो होगा उसको बोलेंगे अपन स्टेपी, सेमी एरिड। अब आप बोलोगे स्टेपी क्या होता है, भाई आप लोगों को जब मैं एनवायरमेंट बताऊंगा ना, सारे बायोम्स की क्लासिफिकेशन बताऊंगा, तो आप लोगों को ये सब चीजें मैं बताने ही वाला हूँ, ठीक है। नॉर्मली ऐसा नहीं है कि कुछ चीज छुड़वाएंगे अपन। तो एग्जाम के अंदर नॉर्मली आपको इतना मेंशन करके आना है कि भाई सेकेंडरी सब डिवीजन जो है वो स्मॉल एफ, स्मॉल एस, स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल एम, कैपिटल टी और कैपिटल एस। देखो अब कंफ्यूजन होता है ना वैसे, अगर आप एस लिखते तो वो हो गया। अब टेम्परेचर रेंज की अगर मैं बात करूं, टेम्परेचर रेंज में भी इन्होंने क्या किया है, डिवाइड किया है स्मॉल ए। अब देख रहे हो कैपिटल ए अलग चीज थी, ये स्मॉल हो गया। स्मॉल ए का मतलब है हॉट समर, क्या हो गया, हॉट समर की समर जो होगी ना वो बहुत गर्म होगी। बी का मतलब हो गया वार्म समर, क्या थोड़ा सा कम टेम्परेचर होगा। अगर मैंने बी लगा दिया तो इसका मतलब हो गया वार्म समर, है समर का टाइमिंग। याद रखना समर में तो आप लोगों की गर्मी होती है ना, तो है समर का टाइमिंग, लेकिन क्या हो जाएगा आप लोगों का वार्म समर हो जाएगा। अगर कहीं पर स्मॉल सी देखने को मिल गया, क्या मिल गया, स्मॉल सी देखने को मिल गया, तो क्या हो जाएगा कूल समर, कूल समर हो जाएगा। समझ में आया ना। और अगर स्मॉल डी लिख दिया तो उसका मतलब हो जाएगा वेरी कोल्ड विंटर, क्या बहुत ज्यादा कोल्ड विंटर देखने को मिलेगी। याद रखना ये तीन जो है वो समर के थे और ये जो था वो एक विंटर का था। ये चीजें ही आप लोगों को याद रखनी है। ये चीज तो इसका तो कोई शॉर्टकट नहीं है, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट जो इसके पीछे का रीजन था वो मैंने आपको बता दिया
कि भाई ए को अपन हॉट समर बोल रहे हैं, बी को वार्म समर, सी को कोल्ड समर, डी को वेरी कोल्ड विंटर। याद रखना अपने नोट्स में ये, इसको आप क्या करना, हाईलाइट करना, स्टार करना, जिससे आप लोग भूलो नहीं कि विंटर होता है। स्पेशल नोट्स अगर देखोगे हाईलैंड इलाका, अब ये देखो ये तो मेरा पूरा इलाका हो गया कि मैंने अपना नॉर्मली इससे डिपेंड कर दिया कि 0 से 10, 20 से 30, लेकिन अगर आप लोगों को हाईलैंड देखने को मिले, हाईलैंड देखने को मिले मतलब एल्टीट्यूड हाई हुआ, तो क्या हुआ, तब भी तो डिपेंडेंसी होगी, मतलब कोई आप लोगों का हिमालय देखने को मिला, एग्जाम्पल के तौर पर हिमालय देखने को मिल गया, तो उसको अपन एच से रिप्रेजेंट करेंगे। हाईलैंड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एच से रिप्रेजेंट करेंगे, एच। तो उसको क्या बोलेंगे, एल्टीट्यूड पर डिपेंड करता है, डिपेंडेंट, नो स्ट्रिक्ट लेटर कोड, कोई भी स्ट्रिक्ट लेटर कोड इसके ऊपर नहीं दिया गया है। नेक्स्ट इज एफ, कैपिटल एफ बोल सकते हैं या फिर इसको कैपिटल ई एफ बोल सकते हैं। ई क्या था मेरा, सीधा सीधा पोलर वाला इलाका था, है ना, तो ये परमानेंटली फ्रोजन इलाका होता है। पोलर वाला है ना, नो सब डिवीजन, कोई भी सब डिवीजन इसका दिया नहीं गया है, सिर्फ एक ही है एफ। तो आप इसको कैपिटल एफ लिख सकते हो या फिर कैपिटल ई एफ लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आई नहीं वाली बात। नॉर्मली आप देख रहे हो स्मॉल एफ कैपिटल एफ, इसीलिए मैंने बोला था ये चीज समझने के लिए। समझ में आई नहीं वाली बात। तो आप लोग प्राइमरी डिवीजन समझ गए और कैपिटल डिवीजन समझ गए। अब अगर आप लोगों को इसमें और ज्यादा डिटेल में कराना है कि नॉर्मली किस तरीके से बताओगे, तो लैटिट्यूड का डिस्ट्रीब्यूशन बता सकते हो नॉर्मली, और बाद में ये वाली चीज मैं भी आपको बताता हूँ। तो लैटिट्यूड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा ऑफ द कोपन क्लाइमेट, देखो लैटिट्यूड में बताऊंगा आप लोगों को। तो देखो पहले बात तो कंट्रोल्ड बाय द लैटिट्यूड, आप लोगों को पता है कोपन क्लाइमेट जो टाइप है वो लैटिट्यूड से कंट्रोल होता है, सोलर रेडिएशन से, जैसे टेम्परेचर ग्रेडियंट जो आप लोगों को देखने को मिलता है, उसी से आप लोगों को प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर में ग्रेडियंट देखने को मिलेगा। फ्लो चार्ट कैसे बना सकते हो आप लोग, लैटिट्यूड, इंसोलेशन पड़ा किस लैटिट्यूड पर, प्रेशर बेल्ट हुआ, जब इंसोलेशन होगा तो प्रेशर बेल्ट बनेंगे, एयर मास जो होगा कोपन का टाइप कोपन का क्लासिफिकेशन बन जाएगा। अब जोन्स देख लो कौन कौन से होते हैं, 0 से 10, कितना 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री लैटिट्यूड। अब याद रखना ये नॉर्थ और साउथ दोनों की बात चल रही है, याद रखना नॉर्थ और साउथ दोनों की बात चल रही है, मैंने यहाँ पर नहीं मेंशन किया, याद रखना जोन नॉर्थ और साउथ। तो 0 से 10 पर आप लोगों को क्या बनेगा, ट्रॉपिकल रेनी। रेनी क्यों बोल रहा हूँ, ए एफ मतलब पूरी साल हो रहा है, अभी मैंने आप लोगों को बताया था एफ का मतलब नो ड्राई सीजन, नो ड्राई सीजन, तो बस हमेशा आप लोगों के पास बारिश होगी, और एयर तो ट्रॉपिकल इलाका हो गया। एग्जाम्पल कोंगो बेसिन, कहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये कोंगो बेसिन में देखने को मिल रहा है। ऐसे ही 10 से 20 डिग्री पर, अगर मैं लैटिट्यूड की बात करूं 10 से 20 डिग्री पर, तो क्या बोलूंगा मैं, डब्ल्यू मतलब ड्राई विंटर, याद है ना, ड्राई विंटर जो मैंने अभी बताया था आप लोगों को। तो ए मतलब ट्रॉपिकल, ड्राई विंटर, तो विंटर हमेशा क्या होगी, ड्राई होगी, और आप लोगों को कब देखने को मिलेगी बारिश, कब देखने को मिलेगी बारिश, समर में देखने को मिलेगी। तो ये सवाना का इलाका होता है, सवाना टाइप का क्लाइमेट होता है, इसको क्या बोलेंगे, सवाना टाइप का। तो ब्राजील और सूडान में देखने को मिलता है। ऐसे ही 20 से 30 डिग्री में अगर आप लोगों को बोलोगे, तो बी का मतलब क्या था, ये ड्राई था, है कि नहीं, ड्राई था ना, आप लोगों को एरिड टाइप का चीज थी, पूरा का पूरा ड्राई रहने वाला है। डब्ल्यू मतलब आप लोगों का डेजर्ट इलाका हो गया, डब्ल्यू का मतलब डेजर्ट इलाका हो गया। और एच और के में आप लोगों को ये चीजें बताऊंगा जब मैं अभी और डिटेल में जब बताऊंगा। तो एग्जांपल के तौर पर ये पूरा डेजर्ट का इलाका हो गया, बी डब्ल्यू एच और बी डब्ल्यू के, वही पूरा का पूरा टेम्परेचर पर ही है, उसमें भी अपन सब डिवाइड करते जाएंगे, अभी जब धीरे धीरे डिटेल में बताऊंगा तो समझ जाओ। तो आप लोगों को कौन सा देखने को मिलेगा, बी इलाका देखने को मिलेगा, मतलब सहारा और थार का इलाका देखने को मिलेगा। 30 से 40 पर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, आप लोगों को सीधा मेडिटेरेनियन इलाका देखने को मिलेगा, सी एस बोल सकते हैं, जिसको नॉर्मली क्या हो गया, आप लोगों का समर ड्राई हो जाएगी और विंटर वेट हो जाएगी। तो साउथ यूरोप का एग्जाम्पल ले लो। 40 से 60 डिग्री पर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, ये भी आप लोगों को सी और डी दोनों देखने को मिलेगा आप लोगों को, सी और डी। एफ मतलब पूरी साल बारिश होगी 40 से 60 पर। बी क्या था, मैंने बी क्या बताया था आप लोगों को अभी, वेट, बी मैंने अभी आप लोगों को बताया था वार्म समर, क्या देखने को मिलेगा, वार्म समर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो टेम्परेट इलाका है, तो नॉर्थ यूएसए और यूके में देखने को मिलता है। 60 से 90 डिग्री पर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, ईटी ईएफ मतलब पोलर वाला इलाका देखने को मिलेगा, मतलब ग्रीनलैंड एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हो नॉर्मली, ठीक है। अब चाहो तो इसको बना सकते हो, चाहो तो छोड़ भी सकते हो, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन क्या था, PYQ में पूछा गया था, इसीलिए ये चीज मैंने लिखी हुई है, ठीक है। प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसीलिए मेरे को ये चीज करनी पड़ी। समझ में आई ना ये वाली बात। नॉर्मली देखो अब एग्जाम के अंदर आप क्या कर सकते हो, नॉर्मली ये तो मैंने पूरा का पूरा इंटरनेट से ये वाला लेके बना दिया। अब वहां पर तो आपको टाइम नहीं मिलेगा, तो आप क्या करोगे, सीधा एक ग्लोब बनाओगे और इस तरीके से लाइंस खींच के ए बी सी डी ई ये लिख दिया, फिर वही बी सी डी ई नीचे की तरफ हो गया। तो इसका क्या करोगे, ग्लोब बना दोगे इस तरीके से पूरा का पूरा, और आप दिखा दोगे
कि 90 डिग्री पर पोलर देखने को मिलता है, 60 पर हाई लैटिट्यूड, 45 मिड लैटिट्यूड, 30 पे सब ट्रॉपिकल, 0 पे इक्वेटर, 30 पे फिर वही वाली चीज़ सब ट्रॉपिकल, मिड लैटिट्यूड, हाई पोलर। इस तरीके से चीज़ बता दोगे, है कि नहीं? नॉर्मली एग्जाम में आप लोगों का ये होमवर्क है, आप लोगों को अपने हाथ से ये चीज़ें बनानी है। नेक्स्ट अब देखो कोपन का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। नॉर्मली ये आप लोग चाहो तो एग्जाम में बनाओ, अगर जल्दी पर में बन जाए तो बन जाए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग क्या करोगे, सिंपल सा एक ये बनाना, ठीक है, आप लोग ये बनाना सीधा सीधा, और यहाँ पर दिखा देना कि यहाँ पर ये वाली चीज़ हो गई, यहाँ पर ये चीज़ हो गई। नॉर्मली शेडिंग कर देना, सीधी सीधी बात है। अब देखो ये इलाका आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये ट्रॉपिकल इलाका है, ठीक है, ये रेड वाला इलाका आप देख रहे हो, पूरा का पूरा ट्रॉपिकल इलाका दिख रहा है, ये रेड वाला इलाका है कि नहीं? पूरे इसमें जितनी भी जगह पड़ रही है वहाँ पर रेड हो रहा है, कहीं कहीं बीच में हो रहा है, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज्यादातर आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, रेड देखने को मिल रहा है, टेम्परेचर हाई देखने को मिल रहा है। फिर जो येलो वाला पोर्सन है आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, ड्राई देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि का 30 के आसपास ये चीज पहुंच गई है, ठीक है, 20 से 30 के आसपास ये चीज पहुंच गई है। ये 0 से 10 तक था ना, 0 से 20, फिर 20 से 30 के बीच में ये चीज पहुंच गई। तो देखो यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब प्रैक्टिकली आप बोलोगे सर ये तो और ऊपर पहुंच गया, लेकिन प्रैक्टिकल है ना, है कि नहीं है? लेकिन मोटा मोटा देखो ना, आप लोगों को देखने को मिल रहा है ना ये चीज़। और याद रखना आप लोगों को जितनी भी अपने क्या बोलते हैं उसको, वेट रेगिस्तानी जो इलाके जिसको बोलते हैं वो हमेशा वेस्टर्न कोस्ट पर देखने को मिलते हैं। समझ में आने वाली बात? तो देखो ये अपना 30 डिग्री के आसपास, ये अपना 30 डिग्री के आसपास। देखो यहाँ पे भी आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, डेजर्ट देखने को मिल रहे हैं। फिर टेम्परेट रीजन, टेम्परेट रीजन और ऊपर चाहो देखो ये टेम्परेट, ये देखो टेम्परेट नीचे, है कि नहीं, पूरा लैटिट्यूड वाइज। फिर कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल देखो ये वाला इलाका हो गया, ये देखो, है कि नहीं, कॉन्टिनेंटल इलाका ऊपर। आप ऊपर चूंकि आप लोगों के ऊपर क्या है, कॉन्टिनेंट्स है, इसलिए कॉन्टिनेंटल देखने को मिला। फिर पोलर रीजन कहाँ पे देखने को मिलेगा, और ऊपर देखने को मिलेगा, ग्रीन लैंड होगा, ये अपना हो गया पोलर रीजन। तो इस तरीके से आप डायग्राम बनाकर आ सकते हो। अगर आप वहाँ पर 1 मिनट में अगर ये बना, मैं आप लोगों को ना एक वीडियो बना के दूंगा जिसमें आप लोगों को मैं सिखाऊंगा कि 1 मिनट में इस तरीके के डायग्राम कैसे बनते हैं। बस आप अभी तो ये समझ लो कि नॉर्मली आप लोगों को क्या करना है, सीधा सीधा डायग्राम बनाना है, इस तरीके का डायग्राम बनाना है, वर्ल्ड मैप, और उसमें दिखा देना शेडिंग करके कि भाई ट्रॉपिकल में ये हो गया, ड्राई में ये हो गया, फिर कॉन्टिनेंटल में ये हो गया, पोलर में ऊपर वाला हो गया। समझ में आने वाली बात नॉर्मली। अब टाइम के साथ साथ, टाइम के साथ साथ मैंने बताया था ना कि दोबारा से इसको अपडेट किया इनने, किसने किया था, कोपन और जिगर ने किया था। किसने किया था, कोपन और जिगर ने किया था। तो क्या किया, थोड़ा सा मैं अपडेटेशन कर दिया था। किसने क्या किया, अब देखो साफ साफ दिख रहा है आप लोगों को, रेड वाला इलाका इक्वेटोरियल हो गया, बी इलाका एरिड हो गया, ठीक है, येलो वाला। फिर वार्म टेम्परेचर ग्रीन हो गया, ठीक है। फिर स्नो वाला इलाका ये वाला इलाका हो गया, ये जो दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को ऊपर, जिसको अपन कॉन्टिनेंट बोले थे ना, इसको अपन लोग अब क्या बोलने लगे, स्नो बोलने लगे। फिर ई इलाका जो हो गया मेरा पोलर हो गया, तो ई इलाका पोलर हो गया। समझ में आई ना? एग्जाम के अंदर, एग्जाम के अंदर ये चीज दिमाग में लगाना है कि कई लोग अभी तक मैंने जितने भी पढ़े थे, मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के भी देखे थे, वो क्या करते हैं यही वाला डाल देते हैं, और इससे क्या होता है एग्जाम के अंदर ये चीज गलत हो जाती है। समझ में है ना? तो जो कोपन और जिगर थे उनने इसका जो डी का नाम स्नो कर दिया था, और जो अपने केवल कोपन थे वो उसको कॉन्टिनेंट इलाका बोल रहे थे। तो याद रखना ये चीज है नॉर्मली, एरिड वॉर्म वगैरह, तो ये चीज दिमाग में रखना। अब ये जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं ना, आप चाहो तो अपने नोट्स में मत बनाना, ठीक है, चाहो तो अपने नोट्स में मत बनाना, कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम के अंदर अगर डायरेक्ट पूछ लेता है तो आप लोगों को वो होगा, ये सिर्फ क्या है, एक इंडेक्स की तरह आप लोगों को वर्क करेगा, जिससे आप लोग बार बार भूले नहीं। चाहो तो अपने नोट्स में ऐसे लिख लो, नोट करके लिख लो कि ये एग्जाम के अंदर यूज नहीं करना है, ये सिर्फ आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक है। क्या है? शॉर्ट ट्रिक है, इसको चीज को दिमाग में रखने की, क्योंकि जितनी भी मैं आप लोगों को डिटेल्स बताऊंगा, आप क्या करेंगे, अपन एक एक चीज सब डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो यही चीज आप लोगों को एग्जैक्ट उसके अंदर दिमाग में रखनी है कि भाई ये चीज ऐसे होती है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को क्या करना है, नोट करना है। ये सिर्फ आप लोगों को एक इंडेक्स की तरह वर्क करेगा, जो अपन लोग आगे पढ़ने वाले हैं, बस आप लोगों को याद हो जाएगा शॉर्टकट में, लेकिन इस तरीके से एग्जाम के अंदर लिख के नहीं आना है, ठीक है। तो देखो सिंबल देखो, ए को अपन ए एम ए डब्ल्यू, बी को बी बी एस बी डब्ल्यू, देखो कैपिटल चल रहा है। फिर सी को सी डी ई, फिर एच, फिर एफ। तो अब देखो मीनिंग देखो, ट्रॉपिकल रेनी, ट्रॉपिकल मॉनसून, ट्रॉपिकल सवाना, है कि नहीं है, मॉनसून सवाना, वेट, हाँ तो सवाना इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए एस, ठीक है। तो बी ड्राई क्लाइमेट, फिर बी एस सेमी एरिड स्टेपी, सवाना है ना, स्मॉल एस इसलिए इसको लिख रहे हैं, ठीक है। फिर बी डब्ल्यू ट्रू डेजर्ट हो गया, बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरीके से डेजर्ट हो गया, ट्रांसपरेशन हो गया। फिर सी जो हो गया वार्म टेम्परेट हो गया। फिर डी हो गया
कोल्ड स्नो फॉरेस्ट हो गया, ई जो हो गया वो पोलर हो गया, एच जो हो गया वो हाईलैंड हो गया, एफ जो हो गया आप लोगों का ई और एफ जो हो गया आइस कैप फॉरेस्ट हो गया। समझ में है ना। क्राइटेरिया कैसे डिपेंड करोगे भाई, याद रखना क्राइटेरिया में, याद रखना कोल्डेस्ट मंथ 18 डिग्री से घट बढ़ते हुए सीधा सीधा 0 डिग्री तक पहुंच सकता है। ठीक है, अब याद रखना देखो कोल्डेस्ट मंथ 18 डिग्री से ऊपर रहेगा हमेशा ट्रॉपिकल में, फिर अगर उससे भी थोड़ा सा कम रहा तो मीन टेम्परेचर 18 डिग्री से तो रहेगा, लेकिन शॉर्ट ड्राई सीजन होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था ट्रॉपिकल इलाके में कोल्डेस्ट मंथ जो होगा हमेशा 18 डिग्री से ऊपर रहने वाला है। अब ट्रॉपिकल अगर मैंने मानसून और सवाना की बात करी तो ये प्रेसिपिटेशन की बात आ गई, ए और एम और डब्ल्यू की बात आ गई ना, तो इसीलिए शॉर्ट ड्राई सीजन हो जाएगा, ड्राई विंटर सीजन हो जाएगा, है ना। मानसून के अंदर मैंने आप लोगों को ये तो बताया था कि ड्राई सीजन बहुत कम होता है कि नहीं है, ड्राई विंटर सीजन हो जाएगा डब्ल्यू के अंदर। फिर ड्राई क्लाइमेट की अगर बात करूंगा तो मेरा एवेपोरेशन जो होगा प्रेसिपिटेशन से ज्यादा होगा। सेमी एरिड या एरिड स्टेपी की बात करूंगा तो एवेपोर ट्रांसपायरेशन स्लाइटली ज्यादा होगा रेनफॉल से। फिर ट्रू डेजर्ट में तो एवेपोर ट्रांसपायरेशन बहुत ज्यादा होगा रेनफॉल से। वार्म टेम्परेचर जो होगा वो कोल्डेस्ट मंथ होगा कितना, -30 से लेकर 18 तक। फिर कोल्ड स्नो होगा -30 से लेके 10 तक, वार्म जो होगा 10 तक होगा। फिर पोलर जो रीजन होगा वो 10 डिग्री से नीचे ही रहने वाला है। हाईलैंड जो होगा वो ऑल्टीट्यूड पर होगा बेस्ड कूलिंग और वेरियस लोकेलिटी। आइस कैप जो होगा वो वार्मेस्ट मंथ होगा 0 डिग्री से नीचे। एग्जाम्पल जो लिखे हुए हैं आप पॉज करके देख लेना, क्यों आपको का मैं टाइम वेस्ट करूँ। ये सिर्फ आप लोगों का एक इंडेक्स नुमा है, आप लोगों को हमेशा याद रहेगी ये चीज़ कि हाँ, क्योंकि आप लोगों को क्राइटेरिया हमेशा याद होना चाहिए, कहीं भी क्राइटेरिया है आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, नाउ ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट। अब देखो ये मैं क्यों कर रहा हूँ उतना डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊं। प्रीवियस ईयरली 2 बार CS टाइप का क्लाइमेट पूछ चुके हैं एग्जाम के अंदर। अब हमें नहीं पता कि कब, क्या पता आप लोगों को ग्रुप ए का पूछ लें, ग्रुप बी का पूछ लें, ग्रुप डी का पूछ लें। अगर मैं आपको CS का क्लियर करा दूं तो भाई ये बोलोगे कि अरे सर आपने तो PYQ पूछ लिया गया, इसलिए आप लोगों को कोई सपना तो आएगा नहीं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अभी कोई भी कोई क्वेश्चन पूछ ले, कोई भरोसा थोड़ी है कि बी का पूछ ले या डी का पूछ ले। तो अपन लोगों को जितने भी हैं अपन लोग सारे के सारे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक एक से। तो पहले अपन क्या करेंगे, छोटा सा करेंगे कि अगर 10 नंबर में अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया तो 10 नंबर के हिसाब से भी लिख के आ पाओगे। 20 नंबर में पूछ लिया गया तो 20 नंबर के हिसाब से भी पूछ के आप लिख के आ पाओगे। लेकिन अभी तक 15 नंबर से ज़्यादा का क्वेश्चन कोई पूछा नहीं गया है, तो इसलिए मैं इतना ही करा रहा हूँ कि आप लोग 15 मार्क्स में कोई भी क्वेश्चन करके आ पाओ। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट ग्रुप ए। क्या? ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट। ग्रुप ए को क्या बोल रहे हैं अपन? ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट बोल रहे हैं। अगर मैं ह्यूमिड भी ना बोलूं तो उसको सिर्फ बोलूंगा ट्रॉपिकल क्लाइमेट। क्या बोलूंगा? ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ह्यूमिड क्यों नहीं, ह्यूमिड क्यों बोलूंगा मैं? नॉर्मली क्योंकि प्रेसिपिटेशन हो रहा है ना, इसीलिए। आप चाहो तो उसको ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट लिख लो, चाहे इसको ट्रॉपिकल क्लाइमेट लिख लो। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, ऐसे लिख लेना ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ठीक है, ये कहां पर होगा? इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट टाइप क्लाइमेट जहां पर होता है। क्या बोलोगे इसको? अलग अलग भाषा में। क्या है, एग्जाम के अंदर आप लोगों को ये कैसे पता चलेगा कि इनने यही पूछा है? क्या पता उन्होंने पूछ लिया कि भाई एक्सप्लेन द इक्वेटोरियल क्लाइमेट गिवन बाय दी कोपन्स क्लासिफिकेशन। तो आप कैसे करोगे भाई, आप लोगों को याद ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए इसके 4 नाम है, ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट, ग्रुप ए क्लाइमेट, इक्वेटोरियल क्लाइमेट एंड रेन फॉरेस्ट टाइप क्लाइमेट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट। कुछ भी लिख दो, याद रहना चाहिए आप लोगों को नोट्स में। ठीक है, तो वो कितने भी क्वेश्चन बोले कम से कम ये तो पता होना चाहिए क्या आप पूछ रहे हैं। ठीक है, नाउ इट एग्जिस्ट बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। कहां से कहां तक? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में आप लोगों को देखने को मिलता है। मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के बीच में आप लोगों को देखने को मिलता है। क्या? ग्रुप ए क्लाइमेट, है ना। अब आप लोगों का होमवर्क है कि एग्जाम के अपने नोट्स के अंदर क्या करोगे, इस तरीके से बना के आओगे नॉर्मली, ये शेडिंग करके। ठीक है, अपने उसमें, क्योंकि एग्जाम के अंदर भी यही चीज करोगे आप लोग, सीधी सीधी बात है। नाउ सन बीइंग ओवरहेडेड थ्रू आउट द ईयर इन द रीजन, हमेशा पूरी साल रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में हमेशा सन जो होता है ना ऊपर नीचे होता रहता है। तो एनुअल रेंज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस इज वेरी लो एंड एनुअल रेनफॉल इज वेरी हाई। तो भाई टेम्परेचर डिफरेंसेस भी बहुत कम रहने वाले हैं भाई, हमेशा टेम्परेचर ज्यादा रहेगा और जो रेनफॉल होगा ना वो भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसको अपन लोगों ने क्या किया है, अपन लोगों ने कोपन ने 3 टाइप में डिवाइड किया है। किसमें 3 टाइप में डिवाइड किया है भाई? मैंने बताया था एफ का मतलब क्या था, पूरे साल आप लोगों की बारिश होगी। एम का मतलब आप लोगों की मानसूनल टाइप होगी। मानसूनल टाइप का मतलब मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या होता है, सीधी सीधी बात है। ठीक है, मानसूनल टाइप का मतलब होता है कि जो आप लोगों का ड्राई सीजन जो होगा ना वो बहुत कम होगा। क्या होगा?
जो ड्राई सीजन जो होगा वो बहुत कम होगा, और जो सीजनल समर जो होगी ना वो बहुत ज़्यादा समर के अंदर आप लोगों को पीक देखने को मिलता है। समझ में आया ना? बारिश जो होगी आप लोगों की सबसे ज़्यादा कब होगी? समर टाइम पे होगी, और ड्राई सीजन जो होंगे वो बहुत कम होंगे मानसून के अंदर। बस ये चीज़ दिमाग में रखना, ठीक है? तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पहला टाइप है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जिसको अपन कोड किस रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ए से। ट्रॉपिकल है तो ए ही रहेगा। रेन फॉरेस्ट मतलब हमेशा बारिश होगी, ठीक है? रेन फॉरेस्ट मतलब हमेशा बारिश होगी। टेम्परेचर क्या होगा? पूरे महीने 18 डिग्री से ऊपर रहेगा। मैंने अभी आप लोगों को शॉर्ट में बताया ना, रेनफॉल कितनी होगी? 2000 mm से ऊपर होगी, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। भाई एक पूरी जगह पर रहेगी, 2000 mm के आसपास अपन को बारिश देखने को मिलेगी। वेजिटेशन कैसे होंगे भाई? एवरग्रीन डेंस फॉरेस्ट होंगे, मतलब हमेशा ही उसमें पत्ते झड़ाएगा नहीं, ठीक है? याद रखना, एवरग्रीन का मतलब होता है पत्ते कभी नहीं झड़ते, हमेशा हमेशा वो ग्रीन ही रहता है, ठीक है? एग्जाम्पल में अमेजन, कॉन्गो और साउथ ईस्ट एशिया। एग्जाम्पल में कौन सा? अमेजन ले लो, कॉन्गो बेसिन ले लो, साउथ ईस्ट एशिया ले लो। इंडिया में अगर एग्जाम्पल देखोगे तो अंडमान और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये भी आप लोगों को एवरग्रीन देखने को मिलता है, बारिश भी अच्छी खासी होती है। क्या क्या अब यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आप लोगों को? रबर देखने को मिलेगी, टिम्बर देखने को मिलेगा, स्पाइसेस देखने को मिलेगी, है ना? है कि नहीं? तो क्लाइमेटोग्राफ प्लस लाइंस बना सकते हो अपना पूरा पूरा कि भैया मेरा इस तरीके को देखने को मिला, पूरी साल आप लोगों को ये देखने को मिला। अगर आप लोग डायग्राम बना के आओ तो सीधा क्या करोगे? मेरे को पूरी साल आप लोगों को यहाँ पर टेम्परेचर अच्छा खासा देखने को मिलता है इस तरीके से, और मेरी बारिश भी हमेशा पूरी ऊपर देखने को मिलती है। ऐसे डायग्राम बना के आ सकते हो। मैंने क्या किया, इसमें लिख दिया, बाकी की में ज़रूरत नहीं है डायग्राम की। ट्रॉपिकल मानसून की अगर मैं बात करूँ तो AM हो गया, तो हमेशा जो मेरा टेम्परेचर होगा वो तो 18 से ऊपर ही होगा। ट्रॉपिकल की बात है ना, टेम्परेचर 18 के ऊपर रहेगा। लेकिन जो रेनफॉल होगा ना वो सीजनल पीक होगा, कब होगा? समर के अंदर, और शॉर्ट ड्राई सीजन देखने को मिलेगा आप लोगों को। सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो आप लोगों के इंडिया के अंदर भी सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिले। सेमी एवरग्रीन का मतलब होता है कभी कभी क्या करेंगे आप लोगों के जो पत्ते गिरा देंगे, ठीक है? कभी सूख जाएंगे। आप लोगों ने देखा हो ना, टाइम के साथ साथ होता है। एग्जाम्पल के तौर पर वेस्टर्न घाट इंडिया का और साउथ ईस्ट एशिया। वेस्टर्न घाट इंडिया का और साउथ ईस्ट एशिया। इंडिया में देखो केरला और असम एग्जाम्पल हो गया। तो ऐसे इलाकों में क्या होगा? अभी बारिश ज़्यादा होगी तो क्या होगा? राइस कल्टीवेशन होता है, स्पाइसेस देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि आप लोगों का ट्रॉपिकल मानसून है, गर्मी पड़ रही है ना, तो मंथली रेनफॉल लाइन पीक इन द समर। तो क्या हो जाएगा? समर के अंदर। अब अगर आप लोगों ने बताया कि भाई ये समर, ये अगर एग्जाम्पल में अगर बताओगे तो ये मेरा बताओगे समर, एक मिनट, ये मेरा विंटर, समर, विंटर अगर बताया, तो अब वो कैसे बनाओगे? इस तरीके से आप बना दोगे, इस तरीके से, है कि नहीं? इस तरीके से आप ग्राफ बना दोगे। बस ऐसे ही बनाया मैंने, और कुछ नहीं किया। मैंने ग्राफ आराम से बना देना है एग्जाम्पल, ठीक है? अगर ऐसे बनाना तो ऐसे बना लो, नहीं बनाना तो मत बनाना, लेकिन अपने कम से कम नोट्स में तो बना लो, जिससे आप लोग एग्जाम में करके आ पाओगे, ठीक है? नॉर्मली ट्रॉपिकल सवाना की अगर मैं बात करूं, AW, तो ये भी टेम्परेचर है, लेकिन इसमें रेनफॉल कब होगा? W है ना, डब्ल्यू है। डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? विंटर ड्राई होगी, तो विंटर ड्राई हो गई, और समर जो हो गया उसमें रेनफॉल देखने को मिलेगा। तो ग्रासलैंड और स्कैटर्ड ट्रीज यहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि विंटर जो है ड्राई है, तो ग्रासलैंड देखने को मिलेंगे, और जो ट्रीज होंगे वो थोड़ी सी दूरी पर देखने को मिलेगी, सघनता नहीं मिलेगी। वर्ल्ड में देखो, ब्राजील और अफ्रीका में आप लोगों को देखने को मिलते हैं ग्रासलैंड्स, है ना? जो मैं स्टेप वगैरह बता रहा हूँ आप लोगों को बाद में बताऊंगा। तो मोटा मोटा ये समझो कि ब्राजील और अफ्रीका में ये चीज़ें देखने को मिलती है। इंडिया के अंदर देखो, सेंट्रल इंडिया और उड़ीसा का एग्जाम्पल हो गया। क्या होता है यहाँ पर भाई? ग्रेजिंग होती है, मतलब जानवर जो होते हैं वहाँ पर चरने आते हैं। मिलेट्स देखने को मिलती हैं, मिलेट्स कल्टीवेशन देखने को मिलता है। तो ड्राई विंटर होगी, तो विंटर में आप लोगों का वाटर जो होगी वो कम होगा, और शेडिंग ऑन मैप, मतलब आप मैप के अंदर क्या करोगे? आप लोग शेड कर सकते हो कौन सा इलाका है, ठीक है? अब आप लोग चाहे होमवर्क कर लो चाहे कुछ कर लो, इस तरीके से लिख सकते हो। अब ये चीज़ क्या की है मैंने? सिर्फ 10 मार्क्स के लिए है, 10 मार्क्स के लिए इतना बहुत है। लेकिन अगर 15 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया तो अपन थोड़ा सा इसको और डिटेल में देखते हैं। तो AF जो होगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट को बोलते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? डेफिनेशन AF को बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट। ट्रॉपिकल वेट होगा, टेम्परेचर पूरे महीने 18 से ऊपर होगा, रेनफॉल बहुत ज़्यादा होगा, 2000 से ऊपर, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, कोई भी ड्राई सीजन देखने को नहीं मिलेगा। वेजिटेशन एवरग्रीन होगा, डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, हाई बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। क्यों? बारिश हो रही है, टेम्परेचर अच्छा खासा है। वर्ल्ड एग्जाम्पल में अमेजन बेसिन ब्राज़ील पर, कोंगो बेसिन अफ्रीका पर, और साउथ ईस्ट एशिया। अब आपका जो होमवर्क है वो ये है कि आप लोगों को वर्ल्ड मैप अपने हाथों से बनाना है, ठीक है? और वहाँ पर इसकी शेडिंग करनी है कि ये जगह यहाँ पर है। वैसे मैं आप लोगों को जब बायोम्स बताऊँगा तो ऑटोमेटिक ये चीज़ आप शेडिंग कर पाओगे। तो अब वही वाली बात है कि डबल जगह करोगे तो आप लोगों को याद रहेगा कि मेरे को यहाँ भी डायग्राम बनाना है और वहाँ भी डायग्राम बनाना है। समझ में आया ना? इंडिया में
अंडमान और निकोबार आइलैंड में और वेस्टर्न घाट में ये देखने को मिलता है, नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर भी देखने को मिलता है। नाउ ह्यूमन एडेप्शन यूज मतलब रबर देखने को मिलेगी, स्पाइसेस, टिम्बर, स्लैश और बर्ड। ठीक है, यहाँ पर एग्रीकल्चर इन लोकल एरिया, ठीक है, एग्रीकल्चर और लोकल एरिया देखने को मिलता है। तो टेम्परेचर जो होगा हमारा 18 डिग्री से ऊपर होगा और रेनफॉल हमेशा 2000 mm हर महीने देखने को मिलेगा। 200 नहीं 2000 है ये, ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया है। फ्लो चार्ट बनाओगे तो क्या करोगे, इक्वेटोरियल जोन है, इक्वेटोरियल जोन में क्या होता है, आईटीसीजेड होता है। तो आईटीसीजेड के इलाके में क्या देखने को मिलेगा, एएफ देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, एएफ देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर। नाउ एएम, एएम क्या होता है, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट होता है, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, फिर 18 से ऊपर होगा पूरे महीने। लेकिन रेनफॉल कैसा होगा, सीजनल होगा, हैवी होगा समर में और शॉर्ट ड्राई सीजन होगा विंटर में, है ना। विंटर में आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, शॉर्ट ड्राई सीजन देखने को मिलता है। क्यों, आप लोगों को पता है ना कि मानसून जो होता है वो सर्दी में भी थोड़ा सा बारिश करवा देता है। वेजिटेशन सेमी एवरग्रीन होगा और मानसून फॉरेस्ट देखने को यहाँ पर मिलेंगे। वर्ल्ड एग्जाम्पल में वेस्टर्न घाट और श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया देखने को मिलता है। भाई वेस्टर्न घाट अपना इंडिया के अंदर है, श्रीलंका हो गया और साउथ ईस्ट। अब इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूँ तो केरला, असम और कोंकण कोस्ट देखने को मिलता है। ह्यूमन ने एडेप्टेशन कैसे किया भाई, राइस कल्टीवेशन हो रहा है, टी हो रही है, स्पाइसेस हो रहा है, मानसून वाटर हार्वेस्टिंग हो रही है यहाँ पर, है कि नहीं है। तो आप डायग्राम बना के आना, तो इस तरीके से बना दो कि टेम्परेचर लाइन बना देना, टेम्परेचर 18 डिग्री और बार बना देना, रेनफॉल पीक हो रहा है समर में, शॉर्ट ड्राई सीजन हो रहा है विंटर में। किस तरीके से, ऐसे देखो इस तरीके से बना देना। आप चाहो तो रेनफॉल हो रहा है समर में पीक, ये हो गया, शॉर्ट ड्राई विंटर हो गया। तो ये कम देखने को मिला, ये समर हो गया, ये विंटर हो गया, है कि नहीं है। और टेम्परेचर क्या करोगे, 18 डिग्री के ऊपर बना दो, किस तरीके से लाइन बना दो, है कि नहीं। तो इसको बोलते हैं अपन ट्रॉपिकल, है पूरा ट्रॉपिकली। ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट एडब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे थे। पूरा पूरा समर जो होगा वो रेनी होगा, विंटर जो होगा ड्राई होगा, याद रखना। और ग्रासलैंड विद द स्कैटर्ड ट्रीज, डिसिडुअस फॉरेस्ट, ब्राजील, सडन ईस्ट अफ्रीका, ब्राजील, सूडान और ईस्ट अफ्रीका। इंडिया का एग्जाम्पल देखोगे तो सेंट्रल इंडिया, उड़ीसा, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में भी आप लोगों को देखने को मिलता है। ह्यूमन एडेप्टेशन देखोगे तो ग्रेजिंग, मिलेट कल्टीवेशन, सीजनल कल्टीवेशन। रेनफॉल बार जो होगा हाई इन समर, ड्राई विंटर। टेम्परेचर जो होगा कांस्टेंट होगा, 18 डिग्री के ऊपर देखने को मिलेगा। समझ में आया ना ये वाली बात। नॉर्मली ये आपका 15 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा ठीक है। समझ में आ गया ना ये वाली बात। तो अपना टाइप ए कंप्लीट हो गया। नॉर्मली जैसे सी पूछा था, अगर टाइप ए का क्वेश्चन पूछता है तो इससे आना, आप लोगों को लिखकर नहीं आना। हाँ, आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप लोगों को इस तरीके के डायग्राम बनाने हैं जो मैंने आप लोगों को बताया था। ये जो मैंने आप लोगों को ये बताया ना ग्राफ वगैरह इस तरीके से, तो इस तरीके से डायग्राम बना लेना, ठीक है। नेक्स्ट इज ड्राई क्लाइमेट्स। ड्राई क्लाइमेट्स मतलब ग्रुप बी क्लाइमेट। ग्रुप बी क्लाइमेट मतलब एरिड, सेमी एरिड भी बोल सकते हो उसको, तो कुछ भी बोल सकते हो। ग्रुप बी क्लाइमेट, ड्राई क्लाइमेट, एरिड क्लाइमेट, सेमी एरिड क्लाइमेट, है ना। तो इसमें क्या होता है, इवेपोरेशन प्रेसिपिटेशन से हमेशा ज़्यादा होगा। वेरी लो रेनफॉल देखने को मिलेगी। कोई भी एडिक्वेट वाटर देखने को नहीं मिलेगा जिससे आप लोगों की प्लांट्स जो हैं वो ग्रोथ करें, ठीक है। एक्सटेंशन कितना होगा, 15 से लेके 60 डिग्री तक हो सकता है। भाई देखो, अगर आप लोग, मैंने बोला कि 20 15, तो आप लोग कुछ भी लगभग लगा देना इस पर, लगभग। तो 20 से लेके 60 तक भी हो सकता है, 45 तक भी हो सकता है, कुछ भी नहीं है वो तो भाई चेंज होता जा रहा है। तो 15 से लेके 60 तक आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, एरिड और सेमी एरिड रीजन देखने को मिल रहा है, ग्रुप बी। तो डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ एंड साउथ बोथ द हेमिस्फीयर ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट। कहाँ देखने को मिलेगा, कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन पर देखने को मिलेगा। मैंने आप लोगों को जब अभी मैप दिखाया था तो उसमें भी मैंने यही चीज़ दिखाई थी कि ज़्यादातर कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन पर हम लोगों को ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। देखो ये देखो, इधर भी देखो वेस्टर्न मार्जिन हो गया, ये भी वेस्टर्न मार्जिन हो गया, ये भी वेस्टर्न मार्जिन हो गया। तो ज़्यादातर कहाँ देखने को मिल रहा है, वेस्टर्न मार्जिन पर देखने को मिल रहा है। याद रखना ये चीज़ें नॉर्मली। तो देखो टाइप, कोड, टेम्परेचर, वही वाली बात है। अब हॉट है तो याद रखना पूरा बी है, तो सब देखो सब बी है, बी 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 बी। 4 में कर दिया, बी डब्ल्यू बी एस, क्या, बी डब्ल्यू और बी एस, ठीक है। तो अब हॉट डेजर्ट पूरा का पूरा हॉट है, तो ये बिल्कुल होगा हॉट है, उसका मतलब हाई टेम्परेचर है। वेरी हॉट समर देखने को यहाँ पर मेरे को मिलेगी, बी डब्ल्यू एच और वी डब्ल्यू के, वी डब्ल्यू एच वी डब्ल्यू के। अब देखो एच का मतलब होता है हाई टेम्परेचर, एच का मतलब क्या होता है, हाई टेम्परेचर, याद रखना। स्मॉल एच का मतलब होता है हाई टेम्परेचर। देखो वेरी हॉट समर देखने को मिलेगी, है। और आप लोगों का रेनफॉल जो होगा ना वो हमेशा 250 mm से भी कम होगा। किससे, 250 mm से कम होगा। वो 2000 mm से ज़्यादा था, याद रखना आप लोगों को, याद है ना। वहाँ टेम्परेचर लाकर जो था वहाँ पर 2000 mm से ज़्यादा था, यहाँ पर 250 mm से भी कम देखने को मिलता है। वेजिटेशन जो होंगी ना वो बहुत दूर होंगी, स्क्रब्स होंगे,
है कि नहीं है, और कैक्टस देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर, कैक्टी वाला इलाका है ना, कैक्टी वाले पेड़ है वो देखने को मिल जाएंगे। वर्ल्ड में सहारा, अरेबियन डेजर्ट देखने को मिलता है। इंडिया के अंदर थार और कच्छ डेजर्ट, अडेप्टेशन बाई ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप यहाँ पर देखने को मिलती हैं। दूसरा है कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट का मतलब होता है के का मतलब होता है कोल्ड, ठीक है। अब आप बोलोगे अरे सर सी से क्यों रिप्रेजेंट किया, भाई कोपन है ना, वो तो भाई जो साइंटिस्ट है उन्होंने से रिप्रेजेंट किया उसी से करना पड़ेगा। तो BW के कोल्ड विंटर होंगे यहाँ पर और हॉट समर देखने को मिलेगी। बस अंतर यही है कि आप लोगों को हॉट डेजर्ट के अंदर हॉट हाई टेम्परेचर देखने को मिलेगा, मतलब वेरी हॉट समर देखने को मिलेगी, लेकिन कोल्ड डेजर्ट के अंदर आप लोगों को कोल्ड विंटर देखने को मिलेगी और हॉट समर देखने को मिलेगी। वेरी हॉट समर नहीं, सिर्फ हॉट समर देखने को मिलेगी। और जो अपना बारिश होगी वो तो कम ही रहने वाली है क्योंकि ड्राई इलाका है, ठीक है। तो जो आपके स्पार्स देखने को मिलेंगे स्क्रब के, गोबी डेजर्ट एग्जांपल ले लो, सेंट्रल एशिया एग्जांपल है। इंडिया के अंदर लद्दाख हो गया, कोल्ड डेजर्ट हिमालय हो गया। तो क्या मिलेगा यहाँ पर, सीप ग्रेजिंग देखने को मिलेगी और बारले देखने को मिलेंगे, ठीक है। हॉट स्टेपी, स्टेपी मतलब कैपिटल एस का मतलब होता है स्टेपी। तो अब वो बी का मतलब हो गया ड्राई, एच का मतलब हो गया हॉट और स्टेपी का मतलब एस हो गया, तो वार्म टेम्परेचर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा बारिश हो जाती है, क्या हो जाती है, थोड़ी सी बारिश हो जाती है, मतलब 250 से लेके 500 mm तक यहाँ पर बारिश देखने को मिलती है, तो इसीलिए स्टेपी टाइप बोलते हैं। तो यहाँ पर अब बारिश हो गई तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेंगे भाई, सब तो है ही है, यहाँ पर आप लोगों को थोड़े थोड़े से ग्रासलैंड भी देखने को मिलेंगे क्योंकि थोड़ी सी बारिश हो गई है, तो इसीलिए ग्रासलैंड देखने को मिलेंगे। तो ग्रासलैंड आ गए, स्क्रब्स आ गए, साहेल रीजन हो गया एग्जाम्पल के तौर पर, और नॉर्थ मैक्सिको देखने को मिलेगा। यही चीज आप लोगों को आगे चल के जब मैं एनवायरमेंट पढ़ाऊंगा, बायोम्स पढ़ाऊंगा, तो यही चीज आप लोगों को आने वाली, इसीलिए मैं इस पर डिपेंड कर रहा हूँ कि भाई आप लोगों का यहाँ पर ही कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि भाई अगर मैंने बोला है कि हॉट स्टेपी है, दैट मीन्स वहां पर ग्रासलैंड देखने को मिलेगी, वाटर रेनफॉल जो मेरा 250 से 500 mm को देखने को मिलेगा, है कि नहीं। तो इंडिया के अंदर भी अपन राजस्थान का एग्जांपल ले सकते हैं, राजस्थान प्लेन्स के ऊपर, ठीक है। क्या देखने को मिलते हैं यहाँ पर, मिलेट्स देखने को मिलते हैं और ग्रेजिंग ग्राउंड देखने को मिलते हैं। और अगर मैंने कोल्ड स्टेपी बोल दिया तो के लगा दो, है कि नहीं, बस वही है, आगे पीछे ऐसे लगाने हैं, बस आप लोगों को उसका मतलब पता है ना, के का मतलब क्या है, एच का मतलब क्या है, डब्ल्यू का मतलब क्या है, तो आराम से आप करके चले जाओगे। तो कोल्ड विंटर्स देखने को मिलेगी और वार्म समर देखने को मिलेगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि स्टेपी वाला इलाका है ना, स्टेपी हमेशा वार्म रहता है ना कि हॉट, याद रखना, वार्म रहता है ना कि हॉट। हॉट डेजर्ट है तो वो हो गया, इसीलिए चाहे मैंने एच लगा दी हो लेकिन फिर भी यहाँ पर टेम्परेचर गर्म ही रहने वाला है, तो 250 से 500 में ही रहेगा। ग्रासलैंड देखने को मिलेगा, सब देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि कोल्ड इलाका है। सेंट्रल एशिया और पेंटागोनिया में आप लोगों को ये देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल इंडिया के अंदर लद्दाख हो गया और पेस्टोरेलिज्म देखने को मिलता है। पेस्टोरेलिज्म का मतलब होता है जो आप लोगों को जानवरों को छोड़ दोगे ना खुले ग्राउंड में, आप लोगों को कुछ नहीं करना, खेती वेती कुछ नहीं करनी, खुले ग्राउंड में जाओ खा के आओ, तो वही होता है पेस्टोरेलिज्म, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये तो क्या हो गया, 10 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया तो आप ये टेबल ना बना के क्या करोगे, सीधा सीधा इस तरीके से और इसको डिटेल में लिख दोगे। BWH हॉट डेजर्ट क्लाइमेट को क्या बोलते हैं, BWH हॉट डेजर्ट, टेम्परेचर वेरी हॉट समर 40 से ऊपर होगा, माइल्ड विंटर्स देखने को मिलेगी 20 डिग्री से ऊपर, क्या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हॉट समर होगी, लगभग 40 डिग्री से भी ऊपर टेम्परेचर जा सकता है। माइल्ड विंटर देखने को मिलेगी 20 डिग्री के आसपास मेरा टेम्परेचर देखने को मिलेगा। रेनफॉल जो होगा वो 250 mm से ऊपर होगा, रेगुलर होगा, सबसे पहली बात तो भाई जाना हमेशा बुरी होगा। वेजिटेशन जो देखने को मिलेगी वो बहुत कम देखने को मिलेगी, कैक्टस देखने को मिलेगा। वर्ल्ड में सहारा एग्जाम्पल हो गया, अरेबियन डेजर्ट एग्जाम्पल हो गया, इंडिया में थार डेजर्ट और कच्छ का इलाका हो गया। ह्यूमन ने ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप को अडेप्ट कर लिया, कैमल पास्चरिज्म देखने को मिला, टेम्परेचर बहुत हाई है और रेनफॉल वेरी लो देखने को मिलता है यहाँ पर आप लोगों को, ठीक है, नॉर्मली। तो याद रखना इसमें यही चीज़ कि 40 से ऊपर टेम्परेचर जा सकता है और विंटर के अंदर 20 के आसपास भी टेम्परेचर रह सकता है। BW के मतलब कोल्ड डेजर्ट हो गया, है ना, कोल्ड हो गया ना, के का मतलब कोल्ड डेजर्ट, तो कोल्ड डेजर्ट में हो गया 0 से नीचे टेम्परेचर होगा हमेशा, कोल्ड विंटर है ना, तो 0 से नीचे टेम्परेचर होगा विंटर में, और हॉट समर में 25 से 35 के आसपास आप लोगों का टेम्परेचर जा सकता है, ठीक है। तो मतलब समर समर है लेकिन इतना रहेगा, कब की बात है, कोल्ड डेजर्ट की बात है। रेनफॉल 250 से कम ही रहेगा, रेगुलर रहेगा। वेजिटेशन जो कि स्पार्स रब देखने को मिलेंगे। वर्ल्ड एग्जाम्पल अगर बोलोगे तो गोबी डेजर्ट देखने को मिलता है। गोबी डेजर्ट कहाँ पर है, चाइना और मंगोलिया। सेंट्रल एशिया में भी एग्जाम्पल हो गया। इंडिया का एग्जाम्पल लोगे तो लद्दाख और कोल्ड हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट का इलाका हो गया हिमालय के अंदर। ह्यूमन एडेप्टेशन की बात करोगे या यूज़ की बात करोगे
तो सीप हो गया, गोट पेस्टोरलिज्म हो गया, बार्ले कल्टीवेशन हो गया, ये चीज़ देखने को मिलेगी। ठीक है, बी। अगला, ये भी वही, इसको क्या बोलेंगे अपन? सेमी एरिड क्लाइमेट, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं अपन? सवाना क्लाइमेट। याद रखना ये चीज़, याद रखना सवाना, ये तो चीज़ें मैंने दिखाई ना अभी, देखो ये सवाना स्टेप्स, आई एम सॉरी सवाना नहीं स्टेपी, आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी, मानने में कह जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? स्टेपी। स्टेपी बोले हैं चाहे वो हॉट सेमी एरिड बोलते हैं, बात वही पड़ेगी। स्टेपी मतलब एस हो गया, ठीक है, बी एच का मतलब हो गया हॉट, है ना, बी का मतलब हो गया ड्राई। ठीक है, डेफिनेशन क्या बोल रहा है? बी एस एच हॉट स्टेपी या सेमी एरिड बोल सकते हैं। टेम्परेचर वार्म टू हॉट, रेनफॉल जो होगा वो 250 से 500 mm तक हो सकता है। मोस्टली समर रेन देखने को मिलेगी। वेजिटेशन जो है वो आपको ग्रासलैंड और स्कैटर्ड स्क्रब देखने को मिलता है। वर्ल्ड एग्जाम्पल अगर मैं बात करूंगा तो साहिल में अफ्रीका, नॉर्थ मैक्सिको देखने को मिलता है, साहिल जो अफ्रीका का है। इंडिया का एग्जांपल देखोगे तो राजस्थान प्लेन्स देखने को मिलेंगे और गुजरात देखने को मिलेगा। ह्यूमन एडेप्टेशन ने क्या यूज़ किया? इसको मिलेट यूज़ करता है, पल्सेस बनती हैं, ग्रेजिंग ग्राउंड देखने को मिलता है। तो रेनफॉल जो होगी ना वो सबसे ज़्यादा, वो जाना जा सकती है नॉर्मली 500 mm तक, और टेम्परेचर जो होगा वो आप लोगों का 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रहेगा हमेशा। ठीक है, आ गई ना ये चीज़ समझ में, क्योंकि हॉट है ना। नेक्स्ट अब कोल्ड देख लो, कोल्ड की बात करेंगे। कोल्ड में भी क्या होगा? आप लोगों का स्टेपी की बात हो रही है, क्या? कोल्ड स्टेपी की बात हो रही है। तो बस कोल्ड स्टेपी, BSK है ना, स्टेपी हो गया। कोल्ड विंटर देखने को मिलेगी, वार्म समर देखने को मिलेगी, 250 से 500 mm तक होगा रेनफॉल। वेजिटेशन जो होगा ग्रासलैंड देखने को मिलेगा, क्योंकि बारिश होती है थोड़ी बहुत 500 तक। वर्ल्ड एग्जाम्पल देखोगे तो सेंट्रल एशिया और पेंटागोनिया में आप लोगों को ये वाली देखने को मिलती है। इंडिया का एग्जाम्पल अगर देखोगे तो लद्दाख, हायर अल्टीट्यूड सेमी एरिड देखने को मिलेगा। ह्यूमन अडेप्टेशन की अगर बात करूँ, इसकी बात करूँ तो पास्चरलिज्म और बार्ले और हार्डी सीरियल्स देखने को आप लोगों को मिलते हैं। तो ये चीज़ हो गई नॉर्मली। तो इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं है, मैंने आप लोगों को बता दिया, बस वही है, बस आप लोगों को 15 मार्क्स का तैयार कराना था, इसलिए चारों के चार मैंने अलग अलग लिखवा दिए। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे अरे सर ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, कैसे होगा? आपने तो बोला था कि एक टॉपिक पर सिर्फ 4 से 5 पेज होने चाहिए। भाई टॉपिक तो एक ही है, टॉपिक एक ही है। मैंने आप लोगों को एग्जाम वाइज करा दिया कि अगर इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए तो आप लोगों को बस 2-2 पेज तो तैयार होने चाहिए ना, कि 2 पेज का ये हो गया, 2 पेज का वो हो गया। तो बस वही चीज़ कर रहे हैं अपन लोग। अब आज देखो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, आपका लंबा बहुत खिंच रहा है ये। तो अपन लोग क्या करते हैं, जो टाइप सी जो है वो अपन लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करते हैं वैसे तो, लेकिन अब आगे का वीडियो भी लंबा हो जाएगा तो इसीलिए टाइप सी इसमें कर लेते हैं, फिर अपन टाइप डी से जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अभी अब 1 घंटा हो गया, लेकिन फिर भी प्लीज़ ये चीज़ ध्यान रखो, क्योंकि ये आ चुका है, ये 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझ में आई ना ये वाली बात? इट एक्सटेंड फ्रॉम 30 से लेके 50 डिग्री ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट, वार्म समर विद द माइल्ड विंटर्स। क्या? अब देखो टाइप सी को अपन को क्या बोल रहे हैं? टेम्परेट या फिर मीजोथर्मल क्लाइमेट बोल रहे हैं, जिसको अपन ग्रुप सी में वो कर रहे हैं। यही क्वेश्चन आया बार बार। तो वार्म समर विद द माइल्ड विंटर्स, वार्म समर विद माइल्ड विंटर्स। तो इसको अपन लोगों ने 4 पार्ट में डिवाइड किया मोटा मोटा, CWA, CS, CFA और CFB। अब बार बार ये मत बोलना कि ये कैसे हुआ। देखो W का मतलब हो गया ड्राई विंटर, और C का मतलब हो गया आप लोगों का ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, और ये हो गया, ए का मतलब हो गया ह्यूमिड। एस का मतलब हो गया मेडिटेरेनियन, है कि नहीं? FA का मतलब हो गया ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, नो ड्राई सीजन। CFB का मतलब हो गया मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट। तो एग्जाम के अंदर आप डायरेक्ट ये लिख के आ सकते हो। ठीक है, आया ना ये चीज समझ में? अब देखो, अब आप अगर एग्जाम में अगर 10 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए तो आप सीधा सीधा ये वाली टेबल बना के ला सकते हो। कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 4 पार्ट में डिवाइड किया है। CWA, CS, CFA और CFB। CS का तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है अभी तक डायरेक्ट। तो चॉइस में देखोगे तो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल ड्राई विंटर, क्या बोलोगे? ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल ड्राई विंटर। क्यों? क्यों भाई W है ना, विंटर ड्राई हो गया, ह्यूमिड हो गया A, और सब ट्रॉपिकल हो गया। याद रखना। तो टेम्परेचर क्या होगा भाई? हॉट समर होगा, 22 से 20 डिग्री से ऊपर रहेगा, और माइल्ड विंटर देखने को मिलेगा। रेनफॉल कैसा होगा भाई? समर रेन होगा, और ड्राई विंटर देखने को मिलेगा, क्योंकि W है। वेजिटेशन कैसा होगा? डिसिडुअस होगा और मिक्स्ड फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। अब डिसिडुअस क्या होता है भाई? पतझड़ जो होते हैं ना, मतलब 6 महीने पत्ते गिरा दिए, 6 महीने रख दिए, मतलब जिस टाइम पे बारिश नहीं हो रही उस टाइम पे वो सूख गया, और जिस टाइम पे बारिश हो गई उस टाइम पर हरियाली आ गई, तो उसको बोलते हैं। एग्जाम्पल
मतलब कहाँ पर होगा वर्ल्ड में, साउथ ईस्ट चाइना में देखने को मिलेगा और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखने को मिलेगा। इंडिया के अंदर भी अगर मैं और अंदर डीप में जाऊँ तो बिहार, असम और नॉर्थ ईस्ट प्लेन में देखने को मिलता है। ह्यूमन यूज राइस, टी और व्हीट की बात कर रहे हैं, तो रेनफॉल पीक करेगा और टेम्परेचर हॉट समर होगा। ठीक है, मेडिटेरेनियन की अगर मैं बात करूंगा, मेडिटेरेनियन ये सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन में एग्जाम के अंदर। मेडिटेरेनियन में मतलब सी एस को बोल रहे हैं, तो माइल्ड विंटर है, हॉट ड्राई सीजन समर की बात चल रही है। माइल्ड विंटर होगा और हॉट ड्राई समर की बात करेंगे। तो याद रखना मॉनसून और मेडिटेरेनियन में बस यही अंतर है कि मॉनसून के अंदर जो होता है, जो आपका समर जो होता है मॉनसून के अंदर, वो आप लोगों का वेट होता है, लेकिन मेडिटेरेनियन में जो समर होता है वो ड्राई होता है, लेकिन आप लोगों का माइल्ड विंटर देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखना। एक और बार मैं आप लोगों को बता दूं कि मॉनसून के अंदर जो विंटर होता है वो होता है ड्राई, और जो आपका समर होता है वो होता है वेट। ठीक है, और जो जो आप लोगों का मेडिटेरेनियन होता है उसमें ये चीज़ उल्टी होती है कि जो समर होता है वो सूखा रहता है, और जो विंटर होता है वो आप लोगों का क्या होगा, आप लोगों का क्या होगा, वेट होगा। उल्टा होता है। समझ में आई ना ये वाली बात? ये क्या है ना, बाद में आएगा इसीलिए बता रहा हूँ, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है मेरे को। तो विंटर जो होगा उसमें रेन पड़ेगी, है ना, विंटर में, और ड्राई समर होगा। और मानसून में आप लोगों को पता है समर में बारिश होती है, जून जुलाई में तो बारिश होना चालू होती है। एवरग्रीन श्रब्स देखने को मिलते हैं, ऑलिव देखने को मिलते हैं और कॉर्क्स देखने को मिलते हैं। तभी तो आप याद रखना, कभी ऑलिव्स की बात हो तो आप याद रखना कि हमेशा मेडिटेरेनियन के इलाके में देखने को मिलेंगे। तो मेडिटेरेनियन बेसिन की बात कर रहे हैं, कैलिफोर्निया में होता है। इंडिया के अंदर नीलगिरी में देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखना। तो मेडिटेरेनियन किसी ने बोल दिया ना, तो अपने इंडिया के अंदर भी नीलगिरी के इलाके में देखने को मिलता है। ह्यूमन में विटीकल्चर देखने को मिलेगा, ऑलिव देखने को मिल जाएगा और टूरिज्म देखने को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। रेनफॉल में अगर बात करोगे तो विंटर पीक पर जाएगी, टेम्परेचर टेम्परेचर समर रहेगा, पीक रहेगा। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल नो ड्राई सीजन, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल नो ड्राई सीजन। ठीक है, कोई भी ड्राई सीजन नहीं रहेगा, ह्यूमिड रहेगा और सब ट्रॉपिकल रहेगा। ये लगा दिया ना, तो ऑब्वियस सी बात है हॉट समर रहेगा, माइल्ड विंटर रहेगा, तो रेनफॉल जो होगा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा हमेशा। तो इसका मतलब पूरी जब हमेशा बारिश रहेगी तो डिसिडुअस फॉरेस्ट होगा, तो साउथ ईस्ट यूएसए और जापान का भी बारिश हो जाती है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के हिल्स में भी बारिश होती है। राइस और टी यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और टेम्परेचर जो होगा वो हाई समर समर होगा और रेनफॉल ईयर राउंड होगा। ठीक है, मरीन वेस्ट कोस्ट के बारे में बात करूं तो सी एफ बी की बात हो रही है। सी एफ बी मतलब पूरी साल बारिश हो सकती है, और बी का मतलब आप लोगों को बोलेगा वार्म देखने को मिल जाएगा। तो वार्म समर 22 से कम रहेगा और माइल्ड विंटर देखने को मिलेगा। तो रेनफॉल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। मिक्स्ड फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, यूके न्यूजीलैंड में देखने को मिलता है ये। ठीक है, हिमालयन माइक्रो जोन्स में देखने को मिलता है ये वाली चीज़ इंडिया के अंदर। टिम्बर और हॉर्टिकल्चर होता है यहाँ पर। टेम्परेचर मॉडरेट और रेनफॉल इवनली देखने को मिलता है। ये चीज़ आप लोगों को दिमाग में रखनी है, ये आप लोगों के एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, इसलिए मैं लिख पाया। ठीक है, अब देखो एक एक से देखें। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल ड्राई विंटर, कोई नई चीज़ होगी तो बता दूंगा, नहीं तो पूरा का पूरा वही टेबल है, बार बार वही चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि जाना अगर और जाना डिटेल में पूछ लिया तो सी डब्ल्यू ए के बारे में, हॉट समर माइल्ड विंटर, समर रेनी होगा, ड्राई विंटर होगा, डिसीडुअस होगा, मिक्स्ड फॉरेस्ट होगा। डिसीडुअस है, मिक्स्ड फॉरेस्ट देखने को मिलेगी, वेजिटेशन। वर्ल्ड में साउथ ईस्ट चाइना और नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इंडिया के एग्जांपल बिहार, असम, नॉर्थ ईस्ट प्लेन। ह्यूमन एडेप्टेशन राइस टी वीट। डायग्राम आप बनाना, ये नहीं, ये छोड़ो इस चीज़ को, बस याद रखना कि रेनफॉल पीक होगा समर के अंदर। कीवर्ड देख लो, मानसून इन्फ्लुएंस होता है और वार्म टेम्परेचर देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट इज, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था, सी एस टाइप ऑफ क्लाइमेट के बारे में पूछा था, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के बारे में, इसीलिए थोड़ा सा अपन ने बिल्कुल एग्जैक्ट उसी के बारे में लिख दिया कि भाई सी से रिप्रेजेंट करता है वार्म टेम्परेचर, एस से होता है ड्राई समर, सी एस का मतलब हो गया वार्म टेम्परेचर विद द ड्राई समर, मतलब मेडिटेरेनियन टाइप हो गया ड्राई समर। तो आप लोगों को बस कोड देख के समझ जाना है कि भाई क्या होता है ये। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, टेम्परेचर रेंज 8 से 10 रहेगा, वार्म समर रहेगा 25 से 30 रहेगा, रेनफॉल आप लोगों को 400 से 700 mm भी देखने को मिल सकता है। मैंने क्या बताया था, लगभग 500 mm तक देखने को मिलता है, 250 से 500 भी होता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ लिख सकते हो। पोजीशन शिफ्टिंग, हाँ सॉरी, आई एम सॉरी फॉर दैट, उधर 250 से उसमें बी में था। ठीक है, तो ये हो गया 400 से 700 mm तक देखने को मिलता है। पोजीशन शिफ्टिंग प्रेशर बेल्ट, क्यों हो रहा है ये भाई, प्रेशर बेल्ट शिफ्ट हो रहे हैं, तो समर जो हो रहा है ना वो आपका सब ट्रॉपिकल हाई के अंडर आ रहा है, और विंटर जो है ना वो आप लोगों की वेस्टर्न लीज के अंडर आ रही है, इसीलिए आप लोगों का ये चीज़ होती है। ठीक है, वेजिटेशन जो होगी ना वो एवरग्रीन श्रब होगी, ऑलिव होगी, कॉक होगी, ऑप्स होगी, वाइन्स होगी, इनमें से कुछ भी आप 2 लिख सकते हो, बहुत है। रीजन्स जो होंगे आप लोगों के, मेडिटेरेनियन बेसिन, कैलिफोर्निया, सेंट्रल चिली,
साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, केप टाउन। याद रखना, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल जरूर लिखना, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को ये बताना है कि भाई नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर दोनों में होना चाहिए। ठीक है, कहीं एक ही में मत बताना। ठीक है ना। ह्यूमन एडेप्टेशन में विटिकल्चर हो रहा है, मतलब जिसमें आप लोगों का क्या हो रहा है, आप लोगों के एनिमल्स वाली जो चीज़ हो रही है ना, वो मिक्सिंग हो रही है। ऑलिव कल्टीवेशन हो रहा है, टूरिज्म आ रहा है, क्लाइमेटोग्राफ जो शो कर रहा है ना आप लोगों का पीक विंटर और टेम्परेचर पीक समर को दिखा रहा है। ठीक है, ये तो आप लोगों का PYQ था, इसीलिए मैंने इसी के अंदर ये चीज़ लिख दी। इससे ज़्यादा आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी। 1.5 मार्क्स में आएगा CS अकेला, इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, अब CS भी 2 टाइप के होते हैं, CSA और CSB। CSA और CSB, CSA CSB क्या हो गया, वार्म टेम्परेचर विद द ड्राई समर। वार्म टेम्परेचर विद द ड्राई समर। अब टेम्परेचर की बात करूं, माइल्ड विंटर्स देखने को मिलती है, तो हॉट कब होगा, CSA होगा, वार्म कब होगा, CSB होगा। वही चीज़ हो गई ना, हॉट और वार्म। इसीलिए मैंने CSB और CSB के बारे में बता दिया है, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये लिख के आओगे। ड्राई रेनफॉल देखने को रेनफॉल जो होगा वो ड्राई समर में होगा, और वेट विंटर्स में देखने को मिलेगी रेनफॉल आप लोगों को, है कि नहीं है। वो है ना अपना मेडिटेरेनियन वाला। वेजिटेशन जो हो गया ना, वो एवरग्रीन श्रब हो गया, ऑलिव्स हो गए, और वाइनयार्ड देखने को मिलेंगे यहाँ पर। मेडिटेरेनियन बेसिन देखने को में होता है, कैलिफोर्निया और साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। इंडिया के अंदर नीलगिरी एग्जाम्पल है, इसको स्टार लगा लो, ये जरूर लिख के आना कि भाई CSB टाइप जो है ना वो इंडिया के अंदर होगा, नीलगिरी वाला। CSB होता है ना कि CSA। CSA क्या था, हॉट था। ह्यूमन एडेप्टेशन में भाई विटिकल्चर है, ऑलिव कल्टीवेशन है, टूरिज्म है, रेनफॉल पीक करेगा विंटर में और टेम्परेचर पीक करेगा समर में। तो देखो यही वाला जो CS टाइप का था ना, इसके अंदर थोड़ा सा CSA और CSB के बारे में भी आप लिख सकते हो। ठीक है, CFA और CWA, ये क्या हुआ अभी, CSA CSB, अब CFA और CW। ठीक है, तो C के अंदर ये अभी भी क्या चल रहा है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट ही चल रहा है ना। सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर भी अगर मैं बात करूँ CFA और CWA, तो हॉट और वार्म, क्यों हॉट और वार्म समर, हॉट या वार्म समर, या माइल्ड विंटर, ईयर राउंड और द समर रेनफॉल की बात कर रहा है। ठीक है ना। टेम्परेचर जो होगा ना वो हॉट समर मतलब 25 डिग्री के ऊपर रहेगा, माइल्ड विंटर 10 डिग्री के आसपास ही रहेगा। रेनफॉल जो होगा वो इवनली होगा या फिर समर में पीक कर जाएगा। वेजिटेशन जो होगा वो डिसिडुअस फॉरेस्ट होगा। वर्ल्ड एग्जाम्पल में साउथ ईस्ट USA और ईस्ट चाइना की बात कर रहा है। इंडिया में नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात कर रहा है, बिहार और वेस्ट बंगाल की। ह्यूमन एडेप्टेशन की बात करूँ, राइस, टी और हॉर्टिकल्चर की बात। अब देखो एग्जाम के अंदर अगर ये चीज याद भी नहीं रहे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना इतना दिमाग में रखो, बस उससे जो होगा। भाई 4 लाइन है, कुछ जाना जाना नहीं है, आप लोगों को स्लाइड पे लग रहा हो बहुत ज्यादा। ठीक है, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल या नो ड्राई सीजन। क्या ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल या नो ड्राई सीजन, क्यों CFA बोल रहा है ना। तो हॉट समर होगी तो कितना 22 डिग्री से ऊपर जो टेम्परेचर, और माइल्ड विंटर होगी। रेनफॉल जो होगा वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। वेजिटेशन जो है ना वो डिसिडुअस फॉरेस्ट में होगा। वर्ल्ड एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, साउथ ईस्ट USA और जापान की बात हो रही है। इंडिया का एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, नॉर्थ ईस्ट इंडिया हिल की बात कर रहा है। ह्यूमन एडेप्टेशन यूज होगा, राइस, टी और हॉर्टिकल्चर की बात कर रहा है। डायग्राम की अगर मैं बात करूँ तो आप वही वाले बना देना, जो टेम्परेचर जो है समर के अंदर हाई होगा और रेनफॉल जो होगा ना पूरी साल होगा, इस तरीके से बना देना। बस ग्राफ बना देना कि भाई ये टेम्परेचर है, ठीक है, ये समर हो गया, ये आपका विंटर हो गया, है ना, ये फिर से आप लोगों का विंटर हो गया। तो इस तरीके से, या फिर ऐसे कर दो, है कि नहीं। नॉर्मली समर ऐसे बढ़ता जा रहा है, या फिर और उधर से अगर ऐसे करना है, यहाँ पे ये समर हो गया, ये विंटर हो गया, इस तरीके से बना देना। ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, रेनफॉल हो जाएगा, है कि नहीं। तो मॉइस्ट ऑल ईयर होता है ये, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल नो ड्राई सीजन। समझ में आए ना ये वाली बात। एक और देख लो, CFB और CFC, मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट की बात कर रहे हैं। CFB और CFC माइल्ड और इवन टेम्परेचर बोल रहे हैं, मॉडरेट रेनफॉल बोल रहे हैं। बहुत डिटेल में बता रहा हूँ। टेम्परेचर जो होगा वो माइल्ड होगा, रेयरली एक्सट्रीम होता है, भाई बहुत कम होता है जब वो एक्सट्रीम पे जाता है। रेनफॉल इवन थ्रू आउट द ईयर होगा। वेजिटेशन जो होगा मिक्स्ड फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल जो होगा वर्ल्ड में UK, न्यूजीलैंड, नॉर्थ वेस्ट यूरोप में देखने को मिलेगा। इंडिया का एग्जाम्पल देखो तो नाइल देखने को मिलेगा, कोई कहीं भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए एग्जाम के अंदर CFB CFC पर नहीं होता। याद रखना, इंडिया के अंदर ये नहीं होता है। कभी कभी हिमालयन फुटहिल्स में देखने को मिल जाता है, माइक्रो जोन्स में, तो ठीक है। वैसे कोई भी इसका कोई मेजर एग्जाम्पल नहीं देखने को मिलता है। आप लोगों का देखने को मिलेगा ये वाला मरीन वेस्ट कोस्ट वाला, यहाँ पर इंडिया में नहीं मिलता है, हिमालय के फुटहिल्स में थोड़ा थोड़ा देखने को मिल जाता है। ह्यूमन एडेप्टेशन में टिम्बर और हॉर्टिकल्चर यहाँ पर देखने को मिलता है। समझ में आए ना ये वाली बात। नेक्स्ट इज मरीन वेस्ट कोस्ट पूरा, CFB, ठीक है।
CFB CFC के बारे में बताया था ना, अब थोड़ा मरीन वेस्ट कोस्ट के बारे में देख लो, ये कभी कभी पूछ सकते हैं। मैंने क्या बताया था, इंडिया के अंदर आप लोगों को केवल कहाँ देखने को मिलेगा, हिमालयन माइक्रो जोन्स में देखने को मिलता है। CFB बोल रहे हैं वार्म समर होता है और माइल्ड विंटर होता है, रेनफॉल इवन होता है, मिक्स्ड फॉरेस्ट देखने को मिलता है, टिम्बर हॉर्टिकल्चर मॉडरेट टेम्परेचर देखने को मिलेगा और रेनफॉल इवनली देखने को मिलेगा। तो ओशनिक इन्फ्लुएंस होता है इसीलिए, और माइल्ड टेम्परेचर देखने को मिलता है क्योंकि ओशनिक इन्फ्लुएंस है, तो है कि नहीं नॉर्मली। तो अभी तक जितना मैंने बताया ना उतना अपन करते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा। अपना जो है वो नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग डी देखेंगे, समझ में आया ना। अभी इसके बाद और करना है अपन को, ऐसा नहीं है कि वो हो जाएगा, ठीक है, इसको अपन को और करना है आगे, ठीक है। तो होमवर्क जो है, आज का होमवर्क जो है जितना भी है, आप लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, ओपन क्लासिफिकेशन, और ये वाला, इनमें से कोई भी एक कर लो। अब मैं जितना करा चुका हूँ ना उतने में आप लोगों का ये चीज़ हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं किया, ठीक है। और आपका एक वो है, आप लोगों को मैप डायग्राम बनाने हैं, क्या, कहाँ का, मैं जो लोकेशंस बताई ना, आप लोगों को करना है लोकेशंस को शेडिंग करनी है, ठीक है। अगर नहीं आता है तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना, कमेंट सेक्शन में ओके लिख के बता देना, या फिर बता देना कि सर हम पे नहीं हो रहा है, आप हमें बता दे दीजिए, मैं आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट में कर दूंगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ शेयर जरूर करो, सब्सक्राइब जरूर करो, आप लोगों के डिपेंडेंट है पूरा का पूरा सीरीज, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो होगा ना वो इसी का सेकंड पार्ट होगा, जिसमें अपन लोग डी से स्टार्ट करेंगे, पूरा कंप्लीट कर देंगे कोपन का, उसके बाद अपना चलेगा। कोई भी ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं हो रही है। अगर आप लोगों को आज लग रहा है कि बहुत ज़्यादा करा दिया, तो नहीं भाई, हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना भाई, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आना ही आना है। मैं अभी आप लोगों को मैं बोल दूं कि भाई ये आना ही आना है, और लेकिन इनमें से कौन सा डायमेंशन पूछ ले भाई नहीं बता सकते। भाई मॉनसून हुआ, क्लासिफिकेशन हुए, और क्लासिफिकेशन तो आप लोगों को फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, इसीलिए मेरे को थोड़ा सा डिटेल में कराना पड़ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को 1% भी लगता है कि मैंने आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प की आपके नोट्स बनाने में, आप लोगों की प्रिपरेशन में, तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।